हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश उपाध्याय है और मैं 15 सालों से एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हूं। तो आइए जानते हैं ग्राफिक डिजाइन क्या है। सरल शब्दों में कहें तो ग्राफिक डिजाइन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके जरिए हम इमेज और टेक्स्ट के माध्यम से लोगों तक अपनी बात इफेक्टिव तरीके से पहुंचाते हैं। यह एक विजुअल कम्युनिकेशन है जिसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह साइन बोर्ड साफ दर्शाता है कि जंगली जानवर रोड क्रॉस कर रहे हैं, अतः आप गाड़ी स्लो चलाएं। सड़क, हॉस्पिटल और ढेर सारे पब्लिक प्लेसेस पे ऐसे ढेर सारे इंफोग्राफिक्स मिल सकते हैं। कहने का मतलब पिक्चर्स और टाइपोग्राफी के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाना ही ग्राफिक डिजाइन है। तो ग्राफिक डिजाइन एक बहुत बड़ा फील्ड है। हर बिजनेस और ब्रांड की एडवर्टाइजिंग, चाहे वो जिस माध्यम से की जाए, बिना विजुअल कम्युनिकेशन के संभव नहीं। प्रोडक्ट की डिजाइन से लेकर पैकेजिंग तक, सेल्स से लेकर सर्विसिंग तक, हर तरफ ग्राफिक डिजाइन है। ब्रांड आइडेंटिटी अर्थात बिजनेस नेम, लोगो, बिजनेस कार्ड, बैनर्स, टैग्स इत्यादि सब में ग्राफिक डिजाइन का इस्तेमाल होता है। गेम्स के ग्राफिक्स, सॉफ्टवेयर के आइकॉन्स, यूआई यूएक्स, मल्टीमीडिया और हर तरह के एंटरटेनमेंट में हर जगह ग्राफिक का इस्तेमाल होता है। तो निश्चय ही इस फील्ड में जॉब, फ्रीलैंसिंग और बिजनेस के ढेर सारे स्कोप है। और अब इस साल का मोस्ट डिबेटेड टॉपिक, क्या एआई सिस्टम ग्राफिक डिजाइन को खत्म कर देगा? आजकल हर तरफ शोर मचा हुआ है कि एआई के आ जाने के बाद ग्राफिक डिजाइन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्या यह सच है? वैसे तो एआई सिस्टम से होने वाले खतरे को पूरी तरह से रूल आउट नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेरा ओपिनियन है ग्राफिक डिजाइन का तरीका जरूर बदलेगा, लेकिन यह प्रोफेशन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कंप्यूटर के आने से पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि सारे के सारे जॉब जो आजकल लोग करते हैं वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ हद तक हुआ, लेकिन इसके बाद कंप्यूटर के जरिए ढेर सारे जॉब जनरेट हुए। टैली और एक्सेल के आ जाने से अकाउंटेंट्स या क्लर्क का जॉब खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऐसे अकाउंटेंट्स या क्लर्क की जरूरत पड़ी जो टैली या एक्सेल में प्रोफिशिएंट हो। इसके अलावा बिलिंग ऑपरेटर से लेकर के डेटा एंट्री ऑपरेटर तक लाखों जॉब जनरेट हुए। ग्राफिक डिजाइन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हर क्लाइंट टेक सेवी नहीं होता और न ही डिजाइन को वह प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकता है। तो ऐसे ग्राफिक डिजाइनर की मांग जरूर बढ़ेगी जो एआई सिस्टम को बेहतरीन तरीके से समझे और क्लाइंट को बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर सके। कभी कभी क्लाइंट अपना पर्पस तो शेयर करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसके पर्पस को कौन सी डिजाइन फुलफिल करेगी। एआई सिस्टम उनके लिए यह काम नहीं कर सकता और कोई भी बिजनेसमैन ऐसे काम में समय बर्बाद नहीं करना चाहेगा जिस काम को आसानी से आउटसोर्स किया जा सकता है। एआई से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए उसे बेहतर प्रॉम्प्ट देने की जरूरत पड़ती है, अतः फ्यूचर में प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ सकती है। इंटरनेट पे ऐसे ढेर सारे कोर्स हैं जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाते हैं। तो हर जॉब में अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ती है और ग्राफिक डिजाइन कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अब बात करते हैं भारत में ग्राफिक डिजाइनर की एवरेज इनकम क्या है। भारत में ग्राफिक डिजाइनर की एवरेज इनकम 20 से 30 हजार है, जो कि वाकई बहुत कम है। लेकिन जिन डिजाइनर के पास फाइन आर्ट में बैचलर्स की डिग्री है, उन्हें 6 फिगर इनकम भी मिलते हैं। इसके अलावा कुछ हाई इनकम जॉब प्रोफाइल हैं, जैसे यूआई यूएक्स डिजाइन और वेबसाइट डिजाइन। इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है या आप अच्छी तरह से इसे कर सकते हैं तो इसमें भी आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। फ्रीलांसर के लिए भी यह फील्ड काफी ल्यूक्रेटिव है। ढेर सारे फ्रीलांसर ऐसे हैं जो 6 फिगर में इनकम जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपना कोर्स भी लॉन्च कर सकते हैं। यूट्यूबर भी इसमें अच्छे खासे इनकम करते हैं। जिस तरह ग्राफिक डिजाइन एक बहुत बड़ा फील्ड है, उसी तरह ग्राफिक डिजाइनर भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ बहुत अच्छा इमेज बनाते हैं तो कुछ टाइपोग्राफी एक्सपर्ट होते हैं। कुछ बहुत ही टेक्निकल बैकग्राउंड बनाते हैं तो कुछ बहुत ही सुपर रियलिस्टिक डिजाइन बनाते हैं। सबका डिजाइन करने का अपना अपना तरीका होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ग्राफिक डिजाइन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है जिसके जरिए हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। यह बेसिकली 3 तरीके से किया जाता है, इमेज के माध्यम से, टाइपोग्राफी के माध्यम से या फिर इमेज प्लस टाइपोग्राफी के माध्यम से। इमेज प्लस टाइपोग्राफी आजकल बहुत ही पॉपुलर है, जो आजकल सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम इमेज डिजाइन की बात करने वाले हैं।
पहली बार आपको पेड कोर्स फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप निश्चय ही इस चैनल पर नए होंगे तो बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। YouTube पर डिजाइन सीखने के लिए लोग आते हैं और डीमोटिवेट होकर चले जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्हें कुछ ऐसे डिजाइनर्स के वीडियो मिल जाते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाते हैं और वो खुद को उस डिजाइनर से कंपेयर करने लग जाते हैं। तो खुद को बड़े डिजाइनर से कंपेयर करना बंद कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो एक दिन आप भी उनके जैसे बन सकते हैं। बैक टू द टॉपिक। ग्राफिक डिजाइन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाएं। ग्राफिक डिजाइन इज ऑल अबाउट यूनिक आइडिया, नॉट परफेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ग्राफिक डिजाइन में आपको बेहतरीन आइडिया प्रोड्यूस करना है। परफेक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमेशा नहीं। अब आप इस इमेज को देखिए। यह इमेज बहुत रियलिस्टिक या कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर है। नाव में बैठी यह लड़की अपने जीवन के छोटे छोटे लम्हों को एंजॉय करना जानती है। किसी के लिए यह दीपावली तो किसी के लिए नए साल का फेस्टिवल प्रतीत होता है। ग्रीटिंग टेक्स्ट के माध्यम से इसे और भी स्पेसिफिक बनाया जा सकता है। यह इमेज यूनिक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। इमेज बनाने के 3 तरीके हैं, जिसे जानकर आप नए आइडियाज जनरेट कर पाएंगे। प्रोसेस, जनरेशन एंड इटरेशन। प्रोसेसिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम कोई आइडिया सोचते हैं और उसे बनाने का यूनिक या बेहतरीन तरीका इस्तेमाल करते हैं। तरीका हजारों हो सकते हैं। आप पेड़ की टहनियों से कुछ यूनिक इमेज बना सकते हैं। थ्रेड को इंक में डुबोकर भी अच्छी डिजाइन बनाई जाती है। आप स्केचिंग भी कर सकते हैं। आपको पहले एक आइडिया सोचना पड़ता है, फिर उस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिक डिजाइन बनाई जाती है। यह इमेज बुक रीडिंग के महत्व को समझा रहा है। आप किताबों के जरिए वह सब अनुभव कर सकते हैं जो उसमें लिखा है। यह इमेज थ्रेड और इंक से बनाई गई है। पत्तियों पर पेंट लगाकर भी पत्तियों को बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका है जनरेशन का, जिसे हम एक ही इमेज को कई तरीकों से बनाते हैं और जो इमेज बेहतर लगता है हम उसे इस्तेमाल करते हैं। इस इमेज में बर्ड अलग अलग पोजीशन में है और अलग अलग कलर में भी। हमें डिजाइन के लिए एक बर्ड चाहिए, लेकिन दिमाग में कोई बेहतरीन आइडिया नहीं आ रहा है, तो हम डिफरेंट टाइप के बर्ड्स को बनाते हैं। जो बर्ड हमारे डिजाइन के लिए बेहतरीन होगी उसे हम अपनी डिजाइन में इस्तेमाल करेंगे। हर तरह का फाइनल ग्राफिक डिजाइन छोटे छोटे आर्टिस्टिक इमेज और शेप को कंबाइन करके बनाया जाता है। यह छोटे छोटे एलिमेंट या तो फ्री इमेज होस्टिंग साइट से कलेक्ट किए जाते हैं या फिर उसे बनाए जाते हैं। तीसरा तरीका है इटरेशन के जरिए इमेज जनरेट करना। इटरेशन का मतलब होता है रिपीटिशन या अल्टरेशन। एक ही डिजाइन को अलग अलग तरीकों से बनाना, जैसे सॉलिड फिल कलर के जरिए, आउटलाइन या पैटर्न के जरिए, या कॉन्ट्रास्ट मेंटेन करके। इस इमेज में एरो अलग अलग साइज और अलग अलग कलर में अरेंज किए गए हैं। इस फ्रेम में कुछ अलग अलग पत्तियों को बार बार रिपीट किया गया है। इसमें कलर कॉन्ट्रास्ट के जरिए भी पत्तियों को रिपीट करके डिजाइन बनाई गई है। तो इमेज बनाने की प्रैक्टिस कैसे करें? जैसा कि शुरू में आपको बताया गया, डिजाइन यूनिक होना चाहिए, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। आप अलग अलग प्रॉप का इस्तेमाल कीजिए इमेज बनाने के लिए, जैसे फल, पत्तियां, कपड़े, लकड़ियां, कुछ भी। इमेजेस की आउटलाइन बनाएं और उसे कलर करें। याद रखिए, पेंटिंग यूनिक होनी चाहिए, परफेक्ट होना जरूरी नहीं। जैसा कि आप इस इमेज को देख सकते हैं, इसे इम्परफेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन इसमें पेंट का प्रयोग निश्चय ही यूनिक तरीके से किया गया है। आप अलग अलग डिजाइन को कंबाइन करके कोई मैसेज क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, जैसा कि जॉय और फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करता हुआ यह चित्र। कैंडल फेस्टिवल को प्रस्तुत करता है और लड़की का पोस्चर जॉय को दर्शाता है। डिजाइनर का खुद पर तंज करने का यह तरीका निश्चय ही यूनिक है। इसकी आंखें और गिरा हुआ चेहरा इसकी थकावट को दर्शाता है, जबकि कप पर लिखा हुआ मैसेज उसकी मजबूरी को। यह ऑरेंज हेल्दी और जॉयफुल होने का मैसेज दे रहा है। ऑरेंज का खूबसूरत शेप, पत्तियों का कलर और ग्लॉसी टेक्सचर हेल्थ को दर्शाता है, जबकि आंखों की चमक, स्माइल और पिंक शेड यूथफुलनेस और जॉय को रिप्रेजेंट करता है। सैंस सेरिफ का क्या मतलब है? फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली और टाइपफेस तीनों में क्या अंतर है? फॉन्ट का यूनिट पॉइंट में लिखा होता है। इसका साइज किस आधार पर तय किया जाता है? क्या है फॉन्ट साइकोलॉजी? और ग्राफिक डिजाइन के लिए सही फॉन्ट कैसे चुनें? इन सब सवालों का जवाब मिलने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। यह ग्राफिक डिजाइन फंडामेंटल की तीसरी क्लास है और हम सीखने वाले हैं टाइपोग्राफी के बारे में। तो चलो सीखते हैं।
टाइपोग्राफी ग्राफिक डिजाइन का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। क्या आप जानते हैं राउंड लेटर फ्लैट लेटर से बड़े होते हैं? आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं ओ और एस दोनों ही बाकी के लेटर्स की अपेक्षा बड़े हैं। लेटर्स के बीच एक समान गैपिंग नहीं होती। जैसा कि मैंने लेआउट लिखा है, आप देख सकते हैं ओ और यू का फासला अधिक है और ए वाई के बीच बहुत कम ही फासला है। क्या होगा अगर सारे लेटर्स एक साइज के हों और सबकी दूरियां समान हो? चलो करके देखते हैं। तो आपने देखा कि हमारा फॉन्ट अजीब सा दिखने लगा है। दैट्स वाई फॉन्ट डिजाइन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। हम सारे फॉन्ट को मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में रख सकते हैं, सेरिफ, सैंस सेरिफ और कैलीग्राफी यानी रनिंग फॉन्ट। तो कैलीग्राफी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, हम सब स्कूल में सीख जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है सेरिफ और सैंस सेरिफ। आप देख सकते हैं इस वर्ड के सभी लेटर्स में एक नुकीला सा स्ट्रक्चर है। चलो इस फॉन्ट को पैराग्राफ में देखते हैं। किताबों में ऐसे फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें लंबे समय तक आसानी से पढ़ा जा सके। लेटर्स के इन नुकीले पार्ट्स को सेरिफ कहते हैं। सेरिफ फॉन्ट में ओल्ड स्टाइल की फीलिंग आती है क्योंकि इसे सैकड़ों सालों से किताबों में और ग्राफिक्स में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सैंस सेरिफ में ये नुकीले पार्ट्स नहीं होते, इसलिए ये बहुत ही क्लीन और मॉडर्न लगते हैं। कंप्यूटर आने के बाद सैंस सेरिफ बहुत ही तेजी से पॉपुलर हुए हैं। क्योंकि सैंस सेरिफ फॉन्ट बहुत सालों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, इन्हें 4 कैटेगरी में रखा जाता है, इजिप्शियन, ओल्ड स्टाइल, ट्रांजिशनल और मॉडर्न। इजिप्शियन कैटेगरी में ऐसे फॉन्ट आते हैं जिनके लेटर्स समान लाइन से बने होते हैं। इसमें दूसरे सेरिफ फॉन्ट्स की तरह कहीं पतली तो कहीं मोटी लाइन नहीं होती। ओल्ड स्टाइल में आप देख सकते हैं लाइन यहाँ पर थिन है जबकि ये लाइन काफी थिक है। ओ में थिन लाइन का झुकाव लेफ्ट साइड में अधिक है। ट्रांजिशनल फॉन्ट में थिन लाइन कुछ अधिक ही थिन है जबकि थिन और थिक का रेशियो हल्का सा राइट साइड में शिफ्ट हुआ है। मॉडर्न स्टाइल में थिन और थिक लाइन में बहुत ज्यादा अंतर है और ओ लेटर में इसका एंगल भी सिमेट्रिक है। सेरिफ को देखा जाए तो इसमें सेरिफ भी काफी थिन और चौड़ाई में अधिक होते हैं। फॉन्ट्स को 3 और सब कैटेगरी में रखा जाता है, ग्रोटेस्क, जियोमेट्रिक एंड ह्यूमनिस्ट। ग्रोटेस्क कैटेगरी में ऐसे फॉन्ट आते हैं जो साइज में काफी इर्रेगुलर और सिंपल होते हैं। जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया गया था, राउंड लेटर्स फ्लैट लेटर्स की अपेक्षा बड़े होते हैं। कुछ लेटर्स में स्ट्रोक भी होते हैं, ये स्ट्रोक लेटर्स की बेस लाइन तक सीमित होते हैं। दूसरी कैटेगरी है जियोमेट्रिक फॉन्ट का। इसमें लेटर्स जियोमेट्रिक आधार पे बने होते हैं। इसमें लेटर ओ की साइज देखिए, ओ इस फॉन्ट में कंप्लीट गोलाकार है। उसी तरह सी, डी, ई इत्यादि में इनका शेप काफी नपा तुला सा लगता है। ह्यूमनिस्ट फॉन्ट ऐसे फॉन्ट होते हैं जिनमें हैंड राइटिंग सा फील होता है। इसके स्ट्रोक ऐसे होते हैं जैसे पेन के स्ट्रोक लिखते समय बनते हैं। ये स्ट्रोक ग्रोटेस्क फॉन्ट से काफी अलग और एस्थेटिक होते हैं। क्या फॉन्ट फैमिली एंड टाइप फेस एक ही होते हैं? सुनने में एक जैसा लगता है मगर तीनों में एक बड़ा अंतर है। सभी तरह के टाइप फेस का कॉमन नाम है फॉन्ट, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री, फ्यूचरा, हेलवेटिका, पॉपिन इत्यादि। हम इन्हें कॉमन रूप से फॉन्ट कहते हैं लेकिन इन्हें इंडिविजुअली फॉन्ट फैमिली कहा जाता है। हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। एरियल फॉन्ट में नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, एरियल, ब्लैक इत्यादि फॉन्ट कैटेगरी मिलते हैं। तो एरियल एक फॉन्ट फैमिली है जिसमें कई तरह के फॉन्ट होते हैं और फॉन्ट के इस अलग अलग स्टाइल को टाइप फेस कहते हैं। तो आपने देखा हर स्टाइल के फॉन्ट्स को टाइप फेस कहा जाता है और एक फॉन्ट फैमिली में अलग अलग टाइप फेस होते हैं। टाइप फेस और फॉन्ट फैमिली का कॉमन नाम फॉन्ट है। अब समझते हैं फॉन्ट यूनिट को। आपने देखा होगा कि फॉन्ट का साइज पीटी में लिखा होता है। पीटी का मतलब पॉइंट होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि पॉइंट को किस तरह मेजर किया जाता है। तो दोस्तों, हर फॉन्ट का एक बेस लाइन होता है। कैपिटल लेटर्स में यह आसानी से समझ में आता है। अगर हम सारे लेटर्स को एक लाइन पर रखें तो उसे बेस लाइन कहते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर्स में ऐसा थोड़ा अलग होता है। स्मॉल लेटर में इस लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं क्योंकि ज्यादातर लेटर्स इसी लाइन पर लिखे जाते हैं। जो लेटर्स इन 2 लाइनों के ऊपर होते हैं उन्हें एसेंडर्स और जो बेस लाइन के नीचे होते हैं उन्हें डिसेंडर कहते हैं। अगर एसेंडर और डिसेंडर को एक बॉक्स में रखा जाए तो यह किसी भी फॉन्ट का एक्चुअल साइज होता है। अब सवाल है यह साइज कैसे नापते हैं? तो दोस्तों, 1 इंच में 72 पॉइंट होते हैं और इनका साइज इसी आधार पर कैलकुलेट किया जाता है।
लेकिन हर सॉफ्टवेयर में फॉन्ट की साइज एक कॉमन तरीके से लिखा होता है। यह एक विशेष ऑर्डर में लिखे होते हैं। इस चित्र को देखिए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन हो या एडोबी का कोई भी सॉफ्टवेयर, फॉन्ट का यह साइज लिस्ट आइडेंटिकल मिलेगा। ये इसी तरह क्यों दिए गए हैं? सवाल जितना कठिन है उसका जवाब उतना ही सिंपल है। ये डिफॉल्ट साइज यूजर्स की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं, 72 से लेकर 36 तक का इनका प्रयोग टाइटल के लिए किया जाता है, जबकि 36 से 24 तक सब टाइटल्स के लिए बेटर साइज है। 24 से लेकर 12 पॉइंट तक बॉडी टेक्स्ट के लिए होता है और 12 पॉइंट्स के नीचे का साइज फुट नोट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये साइज बैनर्स की साइज के आधार पर और भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन इनका रेशियो इसी इंक्रीमेंट में रखा जाता है जिससे मैटर्स ऑर्गेनाइज्ड दिखते हैं। तो यहाँ तक आपके लगभग सारे सवालों के उत्तर मिल गए होंगे, लेकिन ग्राफिक डिजाइन में फॉन्ट को हम किस आधार पर चुने, यह सबसे बड़ा सवाल है। हर ग्राफिक डिजाइनर अपने अपने नॉलेज के आधार पर इसका चुनाव करता है। तो आइए जानते हैं फॉन्ट को डिजाइन में कैसे इस्तेमाल करें। ज्यादातर नए ग्राफिक डिजाइनर जिस तरीके से फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं टेक्निकल सिलेक्शन। कहने का मतलब फॉन्ट पढ़ने में बेहतर है और गुड लुकिंग भी है तो बेटर है। लेकिन हर ग्राफिक डिजाइनर जो फॉन्ट को समझता है वह उसे डी नोटेशन के आधार पर सिलेक्ट करता है। हर फॉन्ट में कुछ न कुछ मीनिंग छुपा है। अगर मैं थिन या स्लेंडर कूपर ब्लैक फॉन्ट में लिखूं तो निश्चय ही यह अजीब दिखेगा। अगर कोई ब्रांड लग्जरी कपड़े बेचता हो और उसका नाम बाजुका फॉन्ट में लिखा हो तो कैसा लगेगा? थिन और रिलैक्स्ड फॉन्ट अक्सर लग्जरी ब्रांड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फॉन्ट देखने में ही काफी फनी दिख रहे हैं। ये फॉन्ट जॉय और एनर्जी को दर्शाते हैं। बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट में इनका अधिक इस्तेमाल किया जाता है। हैवी या स्ट्रॉन्ग फॉन्ट सब्जेक्ट की मजबूती को दिखाते हैं। इन्हें टाइटल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इस फॉन्ट को देखिए, यह स्लैब सेरिफ फॉन्ट है जिसमें मजबूत सेरिफ सिक्योरिटी को दर्शाते हैं। जो प्रोडक्ट मजबूती को प्रधानता देते हैं इस फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। यह फॉन्ट देखने में ही स्पूकी दिखता है और काफी डरावना भी है। ऐसे फॉन्ट्स हॉरर मूवीज के बैनर में देखने को मिल जाएंगे। कुछ फॉन्ट साइंस और टेक्नोलॉजी को बेहतर रिप्रेजेंट करते हैं। यह फॉन्ट काफी फ्लफी है और सॉफ्ट भी। किसी भी केक की ब्रांडिंग के लिए अच्छा चॉइस हो सकता है, लेकिन केक सेलिंग ब्रांड को लग्जरी लुक देने के लिए थिन फॉन्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर फॉन्ट थिन और स्मूथ हो तो और भी बेहतर। यदि यही केक शॉप काफी पुराना है, सिंस 1857 भी दिखाना है, तो इसका टैग लाइन सेरिफ फॉन्ट में लिख सकते हैं, या ब्रांड के नाम के लिए भी सेरिफ फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी केक शॉप को मॉडर्न लुक देने के लिए जियोमेट्रिक फॉन्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हर बड़े ब्रांड की ब्रांडिंग के पीछे कोई न कोई साइकोलॉजी होती है जो उसके मैसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाता है, और हर कंज्यूमर उससे जाने अनजाने प्रभावित रहता है। इसी कारण से कुछ ब्रांड हमें ज्यादा बेहतर दिखते हैं और कुछ बेहतरीन ब्रांड भी हमें ठीक ठीक लगते हैं, जबकि हमारे इस चॉइस के पीछे कोई बड़ा रीजन न तो होता है और न ही हमें समझ में आता है। लेआउट ग्राफिक डिजाइन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अच्छा लेआउट एक बेसिक डिजाइन को बेहतर बना देता है और खराब लेआउट बेहतरीन डिजाइन को भी खराब कर सकता है। नए डिजाइनर बेहतर डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं मगर फेल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है उन्हें डिजाइन फंडामेंटल्स की जानकारी नहीं है। लेआउट डिजाइन फंडामेंटल्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बेहतर लेआउट डिजाइन बनाने के लिए कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स होते हैं और बेहतरीन डिजाइनर ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। अगर आपको पता नहीं तुलसी का पौधा कैसा होता है, आप उसे कैसे पहचानेंगे जबकि तुलसी का पौधा आपके आंगन में है? ठीक वैसे ही अच्छे डिजाइन में डिजाइन के सारे प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं, लेकिन जब आपको डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उस डिजाइन को कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसके अलावा कभी कभी नियम तोड़े भी जाते हैं, लेकिन नियम तोड़ने से पहले नियम क्या है यह जानना जरूरी है। तो चलो सीखते हैं। अलाइनमेंट डिजाइन प्रिंसिपल्स का पहला और सबसे जरूरी पार्ट है। आप ऑफिस डॉक्यूमेंट में भी लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट इस्तेमाल करते होंगे। ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर में भी ये सारे अलाइनमेंट मौजूद हैं, लेकिन ग्राफिक डिजाइन में अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट काफी विस्तृत है। इस ब्रोशर को देखिए, इसके दो पार्ट्स हैं। यहाँ टेक्स्ट का अलाइनमेंट राइट है जबकि इस तरफ लेफ्ट अलाइनमेंट है।
अलाइनमेंट टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं होता, ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे से किसी न किसी पॉइंट पर अलाइंड है और टेक्स्ट भी ऑब्जेक्ट के साथ अलाइंड है। यहाँ पर टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर है, जबकि यह टेक्स्ट डिजाइन के राइट साइड में अलाइंड है। इस डिजाइन में दो टेक्स्ट ब्लॉक एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली अलाइंड हैं। लोगो भी प्रॉपरली इस टेक्स्ट ब्लॉक के सेंटर पॉइंट से अलाइंड है। डिजाइन प्रिंसिपल्स का दूसरा पार्ट है प्रॉक्सिमिटी। कुछ लोग इसे यूनिटी भी कहते हैं, बात एक ही है। जब ब्रोशर, बिजनेस कार्ड या कोई बैनर डिजाइन किया जाता है तो प्रॉक्सिमिटी का विशेष ख्याल रखा जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो प्रायोरिटी के आधार पर ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट की ग्रुपिंग को प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। सिमिलर ऑब्जेक्ट या इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के नजदीक रखा जाता है, जबकि अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स या टेक्स्ट ब्लॉक को दूर रखा जाता है। इस डिजाइन में एड्रेस और कॉन्टेक्ट्स को यहाँ बॉटम में ग्रुप किया गया है। लोगो, टाइटल्स और टैग लाइन एक दूसरे से काफी नजदीक है। उसी तरह डिजाइन के ऑब्जेक्ट्स भी कलर और शेप के आधार पर ग्रुप में रखे गए हैं। डिजाइन प्रिंसिपल्स का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट डिजाइन को अट्रैक्टिव बनाता है, चाहे टेक्स्ट हो या ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए साइज और कलर का इस्तेमाल किया जाता है। टाइटल और बॉडी टेक्स्ट के बीच कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए टाइटल्स को हम बड़ा या बोल्ड रखते हैं। टाइटल को हाईलाइट करने के लिए कलर बदलकर भी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट में भी साइज के आधार पर या कलर के आधार पर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा शेप बदलकर भी कॉन्ट्रास्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सर्कल के विपरीत ट्रायंगल या स्क्वायर। पैटर्न के आधार पर भी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया जा सकता है। इस डिजाइन में मोनोक्रोमेटिक कलर के जरिए कॉन्ट्रास्ट अप्लाई किया गया है। इस डिजाइन में रेड को ब्लैक के अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया है। इस डिजाइन में ब्लैक एंड व्हाइट के अगेंस्ट कलर इमेज के जरिए कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया गया है। डिजाइन में बैलेंस क्रिएट करने के लिए कॉन्ट्रास्ट का विशेष इस्तेमाल किया जाता है। नेचर एक विशाल कैनवास है जिसकी डिजाइन में कॉन्ट्रास्ट का सबसे अधिक इस्तेमाल हुआ है। सोचो अगर सारी चीजें एक ही साइज या कलर की होती तो कैसा होता। इनसेन थॉट, बट ऐसा नहीं है। काली रात में खिलने वाले फूल सफेद होते हैं। हरी पत्तियां, रंग बिरंगे फूल, बड़े बड़े वृक्ष, नदियां, पर्वत और छोटे बड़े जीव जंतु, सब जगह एक खास तरह की कलर हार्मनी है। हर डिजाइनर को अपने सराउंडिंग से सीखना चाहिए, फिर चाहे एलिमेंट्स नेचुरल हो या आर्टिफिशियल। चौथा डिजाइन प्रिंसिपल है हायरार्की। हायरार्की एक प्रकार का मूवमेंट है जो हम स्टैटिक डिजाइन में क्रिएट करते हैं। जैसे इस बैनर पर कोई देखेगा तो उसे सबसे पहले क्या दिखना चाहिए, या क्या इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है? निश्चय ही प्रोडक्ट महत्वपूर्ण है। अब यह प्रोडक्ट क्यों यूजफुल है या इम्पोर्टेंट है। इसके बाद प्रोडक्ट का सेलर या मैन्युफैक्चरर और फिर कॉन्टैक्ट इत्यादि। आपकी आंखें फोकल पॉइंट से ऑटोमेटिकली इन सब एलिमेंट्स पर मूवमेंट करती हैं। इसे कहते हैं हायरार्की। हायरार्की क्रिएट करने के लिए अलाइनमेंट, कॉन्ट्रास्ट और प्रॉक्सिमिटी का इस्तेमाल किया जाता है। बिना हायरार्की के डिजाइन बोरिंग और डेड लगता है। पांचवा डिजाइन प्रिंसिपल है रिपीटिशन। रिपीटिशन के जरिए भी डिजाइन में बैलेंस क्रिएट किया जाता है। कलर, शेप या डिजाइन एलिमेंट्स को रिपीट करके डिजाइन को बैलेंस्ड और अट्रैक्टिव बनाया जाता है। इस डिजाइन में आप देख सकते हैं ऊपर इस्तेमाल किए गए कलर्स को बॉटम में भी इस्तेमाल किया गया है। इस डिजाइन में जियोमेट्रिक शेप, साइज और कलर चेंज करके रिपीट किए गए हैं। पैटर्न डिजाइन करते समय रिपीटिशन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ब्रोशर और बैनर में भी कलर और ऑब्जेक्ट्स का प्रॉपर रिपीटिशन डिजाइन को प्लीजिंग और अट्रैक्टिव बनाता है। और छठवां डिजाइन प्रिंसिपल्स जिसे नए डिजाइनर अक्सर इग्नोर कर देते हैं, व्हाइट स्पेस। UI UX डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, ब्रोशर, बैनर्स इत्यादि पैटर्न डिजाइन को छोड़कर सभी प्रकार की डिजाइन में व्हाइट स्पेस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नए डिजाइनर को लगता है कि कुछ भी खाली नहीं दिखना चाहिए। कई क्लाइंट्स भी कहते हैं ये डिजाइन काफी खाली खाली है, लेकिन भरे हुए डिजाइन हमेशा अच्छे नहीं होते। बहुत अधिक डिटेलिंग की वजह से अक्सर जरूरी मैसेज कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से बड़े ब्रांड्स की एडवर्टाइजिंग में जितना बहुत जरूरी होता है उतना ही इंफॉर्मेशन होता है, और डिजाइन उतनी ही होती है जितनी उस इंफॉर्मेशन को एनहेंस कर सके।
डिजाइन में एलिमेंट्स के बीच प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, इसे कहते हैं ब्रीदिंग स्पेस, जिससे डिजाइन क्लीन लगे। इसके अलावा पेज पर भी प्रॉपर मार्जिन रखना चाहिए। इन दोनों डिजाइन को देखिए, कौन सी डिजाइन बेटर है। एक बड़े डिजाइनर ने कहा था, बिग इज नॉट ऑलवेज ब्यूटीफुल। यह बड़ा सा टाइटल, भरा भरा पैराग्राफ और बड़ा लोगो, ये सारे एलिमेंट्स व्हाइट स्पेस को पूरी तरह खत्म कर दिए हैं। डिजाइन काफी कंजेस्टेड हो गई है, जबकि दूसरी डिजाइन में एक ब्रीदिंग स्पेस है जो डिजाइन को क्लटर फ्री लुक दे रहा है। तो ये थे डिजाइन के 6 प्रिंसिपल्स जिन्हें इस्तेमाल करके आप डिजाइन को खूबसूरत बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था 6 डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में और पहला प्रिंसिपल था अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ग्राफिक डिजाइन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अलाइनमेंट के बिना ग्राफिक एक बिखरे हुए कमरे की तरह होता है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ग्राफिक डिजाइन में अलाइनमेंट का प्रयोग कैसे करें, और हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे जिन्हें आप अपनी डिजाइन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलो सीखते हैं। वैसे तो बेसिक अलाइनमेंट के बारे में सभी को पता होगा, लेकिन यह क्लास बिगिनर्स के लिए भी है। तो आइए जानते हैं अलाइनमेंट के बारे में। हर डिजाइन सॉफ्टवेयर में मुख्य रूप से 2 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। पहला एज अलाइनमेंट और दूसरा सेंटर अलाइनमेंट। पहला एज अलाइनमेंट है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट में हम टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं। जब कोई टाइटल हम लेफ्ट साइड में रखते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी टेक्स्ट होते हैं वो सभी टेक्स्ट लेफ्ट साइड में ही लिखे जाएंगे। और अगर हम उसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, जैसे इसमें बटन ऐड किया गया है, तो ये भी लेफ्ट अलाइनमेंट है, जबकि बटन का अलाइनमेंट सेंटर है। और भी ऑब्जेक्ट अगर हम यूज करते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 3 ब्लॉक्स हैं और उसके नीचे 3 बटन हैं। इनका अलाइनमेंट भी सेंटर है, लेकिन हम इसे लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। ओवरऑल अलाइनमेंट देखने के लिए जाएंगे तो लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट अलाइनमेंट में कोई भी प्रोडक्ट या इमेज हम राइट साइड में रखते हैं, और अगर प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड में कोई हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो उसका भी अलाइनमेंट लेफ्ट होगा। हम यहाँ सेंटर अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट अलाइनमेंट अच्छा दिखेगा। एज अलाइनमेंट का दूसरा पार्ट है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में सारे टेक्स्ट को राइट साइड में रखते हैं और इमेजेस को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। अगर इमेज के बगल में कोई इमेज का डिस्क्रिप्शन रखते हैं तो उसका अलाइनमेंट लेफ्ट होगा। लेफ्ट अलाइनमेंट अच्छा लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट लेफ्ट साइड में है। आप इस येलो लाइन के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में क्यों रखा गया है। यह ग्रिड एक पेज की तरह है और यह टेक्स्ट पेज के लेफ्ट साइड में है। जैसा कि लेफ्ट अलाइनमेंट में हमने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में रखा था, वैसे ही राइट अलाइनमेंट में हमने टेक्स्ट को राइट साइड में रखा है। इसके नीचे जो भी बटन है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका अलाइनमेंट सेंटर होते हुए भी ये राइट साइड में अलाइंड है। दूसरा अलाइनमेंट है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में सब कुछ हम सेंटर में रखते हैं। नए ग्राफिक डिजाइनर अक्सर सेंटर अलाइनमेंट इस्तेमाल करते हैं। यह काफी सेफ डिसीजन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेंटर अलाइनमेंट ज्यादातर ग्रीटिंग कार्ड या वेडिंग कार्ड में इस्तेमाल किया जाता है और उसमें अच्छा भी लगता है क्योंकि हम उसमें फ्रेम्स और कॉर्नर्स के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अब आप इन 2 डिजाइन को देखिए। लेफ्ट साइड की डिजाइन कुछ ज्यादा ही खाली खाली लग रहा है, जबकि राइट साइड का डिजाइन भरा हुआ लग रहा है, और दोनों में डिफरेंस केवल एक ही चीज का है। पॉइंट टू रिमेम्बर, अगर पूरे पेज पर सेंटर अलाइनमेंट का इस्तेमाल करना है तो पेज का बॉर्डर जरूर बनाएं। बिना बॉर्डर पेज खाली खाली लगता है। सेंटर अलाइनमेंट में 2 और अलाइनमेंट किए जाते हैं, जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई या फुल जस्टिफाई। इसे मैं सेंटर अलाइनमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका जहाँ भी प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट के सेंटर में ही इनको रखा जाता है। सेंटर अलाइनमेंट हो या जस्टिफाई अलाइनमेंट, इन्हें पेज के लेफ्ट और राइट साइड में भी रख सकते हैं जरूरत के मुताबिक। जैसा कि आप इस बैनर में देख सकते हैं। इस बैनर में बटन और नीचे के ऑब्जेक्ट्स और उनके बटन सेंटर अलाइंड हैं, लेकिन ओवरऑल अलाइनमेंट देखा जाए तो लेफ्ट अलाइनमेंट है। ठीक उसी प्रकार यहाँ सारे ऑब्जेक्ट्स सेंटर अलाइंड हैं, लेकिन उन्हें भी राइट साइड में अलाइनमेंट किया गया है क्योंकि ऊपर के सारे टेक्स्ट राइट अलाइनमेंट में हैं। फोर्स अलाइनमेंट को ज्यादातर न्यूज़पेपर या मैगजीन में प्रयोग किया जाता है, कुछ इस तरह। यहाँ आप देख सकते हैं कि सब कुछ प्रॉपरली ग्रिड में अलाइन किया गया है, लेकिन टेक्स्ट के अलाइनमेंट फोर्स अलाइनमेंट है।
इसके अलावा ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट को और भी कॉम्प्लेक्स तरीके से अलाइन किया जाता है, जैसा कि आप इस ब्रोशर में देख सकते हैं। टेक्स्ट का अलाइनमेंट फोर्स अलाइनमेंट है, हेल्थ और उसका टैग लाइन लेफ्ट अलाइनमेंट है। आइकॉन को प्रॉपरली देखा जाए तो वह कॉर्नर से सेंटर अलाइनमेंट में है, जैसा कि आप इस मार्क के सहारे देख सकते हैं। मजेंटा लाइन सीधा कॉर्नर से ऊपर है और आइकॉन सीधा मजेंटा लाइन के बीचों बीच अलाइन है। इमेजेस के ब्लॉक दोनों पेज पर सेम एंगल में अलाइन किया हुआ है। ठीक उसी प्रकार अपोजिट में भी जो टेक्स्ट ब्लॉक है और इमेज ब्लॉक है, दोनों को सेम एंगल पे अलाइन किया गया है। अगर हम दूसरे प्रकार के भी शेप यूज करते हैं, जैसे इसमें हेक्सागन शेप इस्तेमाल किया गया है, इसका भी प्रॉपरली अलाइनमेंट किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ जो भी गैपिंग है सबकी दूरी एक समान है। तो आपने देखा टेक्स्ट चाहे लेफ्ट अलाइनमेंट हो या राइट अलाइनमेंट हो, हम उसे जरूरत के मुताबिक पेज पर कहीं भी अलाइन कर सकते हैं। लेकिन लेफ्ट अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में इस्तेमाल किए जाए और राइट अलाइनमेंट राइट साइड में इस्तेमाल किए जाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। ऑब्जेक्ट को उनके शेप और एंगल के आधार पे अलाइनमेंट करना बेटर होता है। यह कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल से डिजाइन क्लीन और बेटर दिखता है। एक पेज को हम ग्रिड में रखें तो 9 प्रकार के अलाइनमेंट दिखाई देते हैं। टॉप अलाइनमेंट, लेफ्ट, राइट, सेंटर, बॉटम, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट। इस ग्रिड को इस्तेमाल करके भी हम ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर लोगो और कंपनी का नाम टॉप लेफ्ट साइड में है, जबकि टाइटल्स और टैग लाइंस टॉप राइट साइड में अलाइनमेंट है। ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस सेंटर में अलाइंड है और टेक्स्ट बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट में अलाइंड है। प्रॉक्सिमिटी या यूनिटी डिजाइन प्रिंसिपल का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसका सिंपल सा मतलब है सिमिलर ऑब्जेक्ट या मैसेज को क्लोज रखना, यानी ग्रुप में रखना। प्रॉक्सिमिटी के इस्तेमाल से डिजाइन क्लटर फ्री दिखता है। जरूरी इंफॉर्मेशन आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो चलो सीखते हैं। प्रॉक्सिमिटी का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है, यह आज के क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, बिना सब्सक्राइबर YouTube पर टिके रहना मुश्किल होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलिए जानते हैं प्रॉक्सिमिटी क्यों इस्तेमाल करते हैं। प्रयोग नंबर 1, अपना मैसेज क्लियरली लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रॉक्सिमिटी इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इस पेज को पढ़ना पसंद करेंगे? शायद नहीं। और अब अगर इंफॉर्मेशन को प्रॉपर टाइटल और सब टाइटल के साथ ग्रुप में लिखा जाए और सिमिलर इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ में ब्रेक किया जाए तो पढ़ने में अच्छा लगता है और समझने में भी आसान होता है। यह निश्चय ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसी इंफॉर्मेशन को इस तरह लिखा जाए तो कैसा रहेगा? यही है प्रॉक्सिमिटी का जादू। बिना प्रॉक्सिमिटी डिजाइन बिखरा बिखरा सा लगता है। इस बैनर में किस प्रोडक्ट के बारे में क्या लिखा गया है आसानी से समझ सकते हैं। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ है और कंपनी का इन्फॉर्मेशन कहाँ है समझना मुश्किल नहीं। इस डिजाइन में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ऑफर और प्राइस टैग प्रोडक्ट के नजदीक रखे गए हैं, जिससे साफ साफ पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन इसी प्रोडक्ट का है। कंपनी का इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखा है और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन बॉटम में ग्रुप किया गया है। प्रॉक्सिमिटी का दूसरा प्रयोग ऑब्जेक्ट्स या इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। इस बैनर में ऑफर कुछ इस तरह से दर्शाया गया है कि आपका ध्यान सबसे पहले इसी पॉइंट पर जाएगा। इसे फोकल पॉइंट कहते हैं। इसमें फोकल पॉइंट क्रिएट करने के लिए प्रॉक्सिमिटी का प्रयोग किया गया है। प्रोडक्ट का ऑफर और तमाम डिजाइन एलिमेंट जो जॉय और एनर्जी को दर्शाते हैं एक दूसरे के नजदीक कंपोज किए गए हैं। इस टैग में इस टाइपोग्राफी का कुछ विशेष फायदा नहीं है, लेकिन इससे इतना जरूर क्लियर हो जाता है कि यह कंपनी डेनिम प्रोडक्ट्स ही सेल करती है और साथ ही साथ डिजाइन भी क्रिएटिव लगता है। हाईलाइट शो करने के लिए टेक्स्ट ब्लॉक के अलावा कलरफुल बैकग्राउंड या शेप का भी प्रयोग किया जाता है, कुछ इस तरह। तीसरा प्रयोग इंफॉर्मेशन को विशेष कैटेगरी में रखने के लिए करते हैं। इस ब्रोशर में प्रोडक्ट को कुछ विशेष कैटेगरी में रखा गया है। वेज आइटम्स एक तरफ जो ग्रीन कलर में हाईलाइट किए गए हैं और नॉन वेज आइटम्स एक तरफ जिन्हें रेड कलर में हाईलाइट किया गया है।
कभी कभी ग्रुपिंग करना मुश्किल हो जाता है, जैसे इसमें स्पेशलिटी मेनू है जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों ही शामिल हैं। ऐसे सिचुएशन में उन्हें कलर और हायरार्की के इस्तेमाल से ग्रुप किया जा सकता है, जैसा कि वेज आइटम्स पहले रखा गया है और नॉन वेज की लिस्ट इसके बाद है। ब्रैकेट में ग्रीन कलर में वेज हाईलाइट किया गया है। प्रोडक्ट्स के अलावा इंफॉर्मेशन को भी विशेष कैटेगरी में रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे इस बैनर में 3 ब्लॉक्स हैं। प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन इस बड़े हिस्से में है, जबकि कंपनी का इंफॉर्मेशन ऊपर है और कॉन्टैक्ट का इंफॉर्मेशन बॉटम में रखा गया है। आप इसे 3 कैटेगरी में रख सकते हैं, सेलर, प्रोडक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स। बिजनेस कार्ड में भी इसका प्रयोग देख सकते हैं। कैटेगरी के आधार पर इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से अलग या नजदीक रखा जाता है, जैसे नाम और डेजिग्नेशन एक साथ, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एक साथ और कंपनी का इंफॉर्मेशन एक साथ रखा गया है। चौथा प्रयोग डिजाइन को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। कभी हम सिमिलर शेप को एक साथ रखते हैं तो कभी मल्टीपल शेप को एक ग्रुप में रखकर कलर हार्मोनी क्रिएट करते हैं या डिजाइन को हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर 2 सिमिलर शेप एक दूसरे के साथ रखे गए हैं और कंपनी का डिटेल हाईलाइट किया गया है। ठीक इसी तरह यह इमेज मल्टीपल हेक्सागन में ऑर्गेनाइज किया गया है। इस मंडला आर्ट में शेप को विशेष तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। पैटर्न डिजाइन के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के नजदीक रखते हैं या एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग करते हैं। 5वां प्रयोग होता है नेगेटिव स्पेस में किसी डिजाइन या ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए। जैसा कि ये 4 ऑब्जेक्ट्स अगर इस विशेष पॉइंट पर ग्रुप किए जाएं तो नेगेटिव स्पेस में स्क्वायर क्रिएट होता है। ठीक इसी तरह यह ट्रायंगल अगर यू लेटर के नजदीक कुछ इस तरह रखा जाए तो एरो का शेप क्रिएट होता है। ये 4 ट्रायंगल अगर इस पोजीशन पे रखे जाएं तो नेगेटिव स्पेस में प्लस का साइन बनता है। लोगो डिजाइनर इसके प्रयोग से क्रिएटिव लोगो बनाते हैं जिसमें कुछ विशेष इंफॉर्मेशन एम्बेडेड रहता है, कुछ इस तरह। ये लोगो डिजाइन vecteasy.com से लिए गए हैं। इस डिजाइन में बिल्ली के पूंछ में चूहे की आकृति बन रही है और इस डिजाइन में लोमड़ी के हाथ में कॉफी का कप है। यह लोगो भी काफी क्रिएटिव है। इसमें K9 के बीच में कुत्ते को दर्शाया गया है, जबकि इस डिजाइन में शेप को एक दूसरे के प्रॉक्सिमिटी में रखकर S लिखा गया है। वैसे प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल काफी सिंपल और आसान लगता है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है। डिजाइन को ऑर्गेनाइज करने के लिए और नेगेटिव स्पेस को इस्तेमाल करने के लिए क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। अगर आपको लगता है आप क्रिएटिव नहीं हैं तो भरोसा कीजिए, क्रिएटिविटी एक विजुअल प्रोसेस है और प्रैक्टिस से निखरता है। तो डिजाइन को इंटरनेट पे देखिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए और अगर कोई डिजाइन आपको अच्छी लग रही है तो आखिर क्यों अच्छी लग रही है, खुद से यह सवाल पूछिए और जब उसका जवाब आपको मिल जाए तो उसे याद रखने की कोशिश कीजिए। फिर से एक बार कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आफ्टर ऑल ये फ्री है और जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है और नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल सीखना उतना ही जरूरी है जितना फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ सीखना। जब आप जानते हैं कोई कलर या शेप इस्तेमाल करने के पीछे क्या कारण हो सकता है तो आप डिजाइन को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और जब आप डिजाइन को ठीक से समझने लगते हैं तो आप यूनिक कॉन्सेप्ट विजुअलाइज भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक और डिजाइन प्रिंसिपल जिसका नाम है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट करें यह जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रास्ट क्यों क्रिएट करते हैं। तो चलो सीखते हैं। कॉन्ट्रास्ट का प्रयोग हम मोस्टली डिजाइन में किसी विशेष पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। कहने का मतलब कॉन्ट्रास्ट के द्वारा डिजाइन में एक फोकल पॉइंट क्रिएट किया जाता है जिस पर टारगेट ऑडियंस की नजर सबसे पहले पड़े। इसके अलावा विजुअल हायरार्की क्रिएट करने के लिए और रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए भी कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कॉन्ट्रास्ट क्यों क्रिएट करते हैं, चलिए जानते हैं कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन चैनल को ग्रो करने में बड़ा योगदान देता है। वेल, थैंक यू सो मच इफ यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जानते हैं कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने का 4 तरीका है: शेप,
साइज, वेट और कलर के माध्यम से। तो हम कुछ स्लाइड देखेंगे और इसे डीपली समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि डिजाइन में कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उसे टाइपोग्राफी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शेप के माध्यम से कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट करें। यहाँ पर 3 स्क्वायर और 1 ट्राइंगल है। आप सबसे पहले ट्राइंगल को नोटिस करेंगे क्योंकि ट्राइंगल इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, यह बाकी के शेप से अलग है। इस डिजाइन में फोकल पॉइंट कुछ और है, लेकिन फिर भी आपका ध्यान मैं इस जगह लाना चाहता हूँ। वैसे तो यह हायरार्की का पार्ट है, लेकिन यहाँ हायरार्की क्रिएट करने के लिए कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल हुआ है। डिजाइनर ने शेप के जरिए इसमें कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है, जिससे आपका ध्यान इस पॉइंट पर आसानी से पड़ सके। टाइपोग्राफी में शेप बदलने का मतलब आप फॉन्ट फैमिली बदलकर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हेडिंग बोल्ड नैरो फॉन्ट में रखें और पैराग्राफ नॉर्मल फॉन्ट में, टाइटल सेरिफ फॉन्ट में और बॉडी टेक्स्ट सैंस सेरिफ फॉन्ट में। टाइपफेस के जरिए भी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल फॉन्ट के अगेंस्ट इटैलिक फॉन्ट फेस। दूसरा तरीका है साइज के माध्यम से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना। यह तरीका सबसे आसान है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। लोगों को अंदाजा नहीं होता कि साइज कितना बड़ा या छोटा इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, साइज के जरिए कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए हमेशा व्हाइट स्पेस का ध्यान रखिए। डिजाइन में प्रॉपर ब्रीदिंग स्पेस रखिए और शेप या फॉन्ट का साइज बहुत बड़ा या बहुत छोटा मत रखिए। तो चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। इस सिमिलर से दिखने वाले शेप में आपका ध्यान किसी पार्टिकुलर शेप पर नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही हम किसी शेप को बड़ा करते हैं, आपका ध्यान सबसे पहले उसी जगह पहुंचता है। इसी तरह किसी शेप को अधिक छोटा कर दिया जाए तो आपका ध्यान सबसे छोटे वाले शेप पर पड़ता है, क्योंकि ये दोनों शेप साइज में बाकी के शेप से अलग है। यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर सेम साइज का एक शेप हम इस ग्रुप से अलग रख देते हैं तो अब इस अलग से दिखने वाले शेप की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। क्या यहाँ साइज का रूल एप्लीकेबल होता है? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ व्हाइट स्पेस का साइज छोटा है और यहाँ बड़ा। शेप का साइज जरूर सेम है, लेकिन व्हाइट स्पेस का साइज अलग अलग है, इसीलिए हमारा ध्यान इस अलग से रखे हुए शेप पर तुरंत पड़ता है। अगर यही शेप ढेर सारे अलग अलग सेम साइज के शेप के बीच होता तो आपका ध्यान सिमिलर दिखने वाले शेप के ग्रुप पर पहले पड़ता, क्योंकि अब उस ग्रुप का साइज सिमिलर दिखने वाले शेप के दूसरे ग्रुप से बड़ा है। टाइपोग्राफी में साइज हम बड़ा रखते हैं, इसके पीछे यही लॉजिक है। लोग बड़े फॉन्ट यानी हेडिंग को सबसे पहले पढ़ते हैं। इस डिजाइन में साइज के माध्यम से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया हुआ है। आपको हर डिजाइन में इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं तीसरा तरीका, वेट के माध्यम से कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट करें। ये दोनों शेप सेम साइज के हैं, क्या हम बिना साइज बदले कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं? जी हाँ, अगर इसमें सॉलिड फिल कर दिया जाए और इसमें केवल आउटलाइन हो तो भी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो सकता है। इतना ही नहीं, आउटलाइन के वेट में बदलाव करके भी कॉन्ट्रास्ट बना सकते हैं। इस सेम साइज के शेप में सॉलिड फील के अगेंस्ट पैटर्न या लाइन आर्ट के जरिए कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस तरह। इसमें दोनों शेप का सेम कलर है और साइज है, लेकिन हम कलर फीलिंग वेट कम या ज्यादा करके कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते हैं। टाइपोग्राफी में सेम कलर या साइज के फॉन्ट को बोल्ड या थिन रखकर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। चौथा और सबसे डिफिकल्ट कॉन्ट्रास्ट सिस्टम है कलर के द्वारा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना। इसे डीपली समझने के लिए कलर थ्योरी की जानकारी आवश्यक है। डिजाइन प्रिंसिपल के बाद हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन तब तक के लिए सबसे कॉमन तरीका कलर कॉन्ट्रास्ट का है, लाइट कलर के अगेंस्ट डार्क कलर या वाइस वर्सा। जैसा इस पेज पर टेक्स्ट तो लिखा है लेकिन रीडेबल नहीं है, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड पर डार्क टेक्स्ट है। अगर इस टेक्स्ट को लाइट कर दिया जाए तो पढ़ने में मुश्किल नहीं होगा। इसी डिजाइन में व्हाइट बैकग्राउंड पर रेड के जरिए कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया गया है और इस डिजाइन में रेड को ब्लैक के अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया है। जब हम कलरफुल डिजाइन की बात करते हैं तो निश्चय ही हम ब्लैक एंड व्हाइट से अलग कलर की बात करते हैं। व्हाइट या ब्लैक बैकग्राउंड पर किसी भी कलर से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया जा सकता है, इवन ग्रे कलर से भी। लेकिन अगर फुल कलर बैकग्राउंड हो तो यह थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में हम कलर और शेप दोनों के कॉम्बिनेशन से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। टाइपोग्राफी में कुछ अलग नहीं है, इसमें हम टाइटल या सब टाइटल और पैराग्राफ को अलग अलग कलर में लिखते हैं, कुछ इस तरह से। कॉन्ट्रास्ट में एक और टर्म आता है बैड कॉन्ट्रास्ट।
बैड कॉन्ट्रास्ट अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाता है। नॉन डिजाइनर्स अक्सर ये गलती कर बैठते हैं। इस पेज को देखिए, इसमें बैकग्राउंड डार्क है और टेक्स्ट लाइट, फिर भी इन्हें पढ़ना मुश्किल है। इन दोनों कलर्स को अगर साइड बाय साइड रखा जाए तो बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है, लेकिन अगर इन्हें एक दूसरे के बीच में रखा जाए तो अजीब सा ब्लरी इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसे कलर्स को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कलर कॉन्ट्रास्ट आंखों को तकलीफ पहुंचाता है तो निश्चय ही ये बैड कलर कॉन्ट्रास्ट है। इस टाइटल का साइज देखिए, यह साइज पैराग्राफ के टेक्स्ट के अगेंस्ट बहुत ही बड़ा है। यह साइज कॉन्ट्रास्ट एक बैड कॉन्ट्रास्ट है। यदि डिजाइन में बड़ा टेक्स्ट इस्तेमाल करना जरूरी है तो बड़े टेक्स्ट को लाइट कलर में रखें और सब टाइटल या टैग लाइन उसके नीचे नॉर्मल टाइटल की तरह लिखें तो यह बैड कॉन्ट्रास्ट फिक्स कर सकते हैं। ठीक इसी तरह थिन टेक्स्ट के अगेंस्ट जरूरत से अधिक बोल्ड टेक्स्ट भी खराब कॉन्ट्रास्ट हो सकता है। एक डिजाइन प्रिंसिपल जिसे यूटिलाइज करने के लिए सारे डिजाइन प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। हम बात करने वाले हैं विजुअल हायरार्की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्राफिक डिजाइन में विजुअल हायरार्की क्रिएट करने के लिए हम अलाइनमेंट, प्रॉक्सिमिटी, कॉन्ट्रास्ट, टाइपोग्राफी और वाइट स्पेस के सारे टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं हायरार्की क्या है और इसको कैसे अप्लाई करें। तो चलो सीखते हैं। सबसे पहले जानते हैं विजुअल हायरार्की क्या है। हायरार्की ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल का एक पार्ट है जो स्टैटिक डिजाइन में मूवमेंट क्रिएट करता है। चलो इसे एक ब्रोशर के माध्यम से समझते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? शायद यह इमेज या टाइपोग्राफी। ज्यादातर लोग इससे सहमत होंगे और अब हमारा ध्यान यहाँ से इस ब्लॉग पर जाता है जिसमें कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है और अंत में यहाँ जिसमें कुछ कॉल टू एक्शन दिए गए हैं। डिजाइन में हायरार्की क्रिएट करने के लिए हम इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करते हैं। क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है और क्या लिस्ट इम्पोर्टेंट। इसके हिसाब से डिजाइन को एक विशेष सीक्वेंस में बनाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को हम फोकल पॉइंट कहते हैं, जिस पर कंज्यूमर का ध्यान सबसे पहले पड़े। फोकल पॉइंट क्रिएट करने के लिए हम शेप का इस्तेमाल करते हैं, बेटर कलर कॉन्ट्रास्ट का प्रयोग करते हैं या टाइपोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। हायरार्की क्रिएट करने के लिए 3 स्टेप पर ध्यान देना जरूरी है: फोकल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, मूवमेंट थ्रू कैटेगराइज इंफॉर्मेशन और एंड पॉइंट। जैसा कि सभी जानते हैं, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा ढेर सारी भाषाएं हैं जिन्हें लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं। कहने का मतलब अधिक पॉसिबिलिटी है कि लोगों का ध्यान लेफ्ट साइड में सबसे पहले पड़ता है। अगर लेफ्ट साइड में फोकल पॉइंट क्रिएट किया जाए तो आपका ध्यान तुरंत उस पर पड़ेगा। जैसे इस वेबसाइट पर लेफ्ट में टाइपोग्राफी के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित किया गया है। इसके बाद आप राइट साइड में इस बैनर को देखेंगे और फिर इस बटन को। आइए जानते हैं फोकल पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं। यह एक पैराग्राफ है और यह है इसका हेडिंग। पहले हमारा ध्यान पैराग्राफ पर था, लेकिन अब हेडिंग पर है, क्योंकि हेडिंग का टेक्स्ट पैराग्राफ से काफी बड़ा है। जब हम यहाँ कोई शेप क्रिएट करते हैं तब हमारा ध्यान इस पर पहले पड़ता है, क्योंकि यह शेप पैराग्राफ के अगेंस्ट काफी बोल्ड और बड़ा है। लेकिन यह शेप खाली है और ऐसा लगता है इसमें कुछ मिसिंग है। हमने शेप के माध्यम से एक फोकल पॉइंट क्रिएट किया है जो हमारा ध्यान सबसे पहले खींचता है, मगर यह शेप खाली है, जिससे यह साबित होता है कि यह डिजाइन अभी अधूरा है। ऐसा लगता है कुछ कमी है। अब यहाँ एक प्रोडक्ट है और हमारा ध्यान सबसे पहले इस प्रोडक्ट पर पड़ता है। इस फोकल पॉइंट के पीछे एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक प्रोडक्ट। अब डिजाइन पूरा है। इसमें हमारा ध्यान सबसे पहले प्रोडक्ट पर पड़ता है, फिर हेडिंग पर और फिर पैराग्राफ पर। और अगर यहाँ एक बटन हो तो इस पर ध्यान सबसे लास्ट में जाता है। फोकल पॉइंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने की प्रक्रिया को मूवमेंट कहते हैं। प्रॉक्सिमिटी के इस्तेमाल से इस मूवमेंट का सीक्वेंस बदला जा सकता है। जैसे अगर प्रोडक्ट के नजदीक में प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लिख दिया जाए तो मे भी सबसे पहले आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, बाकी का इंफॉर्मेशन बाद में पढ़ेंगे। टाइपोग्राफी के माध्यम से इस फोकल पॉइंट को भी हम बदल सकते हैं। जैसे अगर मैं टाइटल नॉर्मल टेक्स्ट से 4 गुना बड़ा लिखूं तो क्या होगा? शायद इमेज से भी पहले आपका ध्यान यहाँ पड़ेगा और सबसे पहले आप इसे पढ़ेंगे, इसके बाद इमेज देखेंगे और अगर हम यहाँ कुछ और लिख दें कुछ इस तरह, तो आपका ध्यान निश्चय ही सबसे पहले यहाँ पड़ेगा।
तो आपने देखा शेप, ऑब्जेक्ट या टाइपोग्राफी के माध्यम से कैसे फोकल पॉइंट क्रिएट करते हैं और कैसे प्रॉक्सिमिटी और टाइपोग्राफी डिजाइन को मूवमेंट देते हैं। इसमें एक और बात आपने नोटिस किया होगा कि बड़े शेप, ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर हमारा ध्यान सबसे पहले पड़ता है। इसी तरह बोल्ड और ब्राइट कलर भी आंखों को पहले आकर्षित करते हैं। कभी कभी हम एरो या लाइन के माध्यम से भी मूवमेंट क्रिएट करते हैं, कुछ इस तरह। यह बड़ा सर्कल फोकल पॉइंट है और यह एरो का शेप इस स्क्वायर की तरफ आपका ध्यान खींचता है। इसी तरह यह ट्रायंगल आपको नीचे देखने के लिए प्रेरित करता है और इसके बाद यह लाइन आपका ध्यान इस पॉइंट पर खींचता है। इस ब्रोशर में प्रोडक्ट से कनेक्टेड एक लाइन आपका ध्यान यहाँ पर खींचती है, जिससे पता चलता है कि यह इस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है। जब आपका ध्यान इस प्रोडक्ट पर जाता है तो आप सबसे पहले इसके प्रॉक्सिमिटी में लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जो कि बड़े लेटर्स में लिखा है, या आप इस लाइन के जरिए प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन की तरफ आकर्षित होते हैं। आप किस तरफ जाएंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अच्छा प्रोडक्ट देख रहे हैं या बेहतरीन ऑफर। ग्राफिक डिजाइन का एक और टर्म है रिपीटिशन। रिपीटिशन से ग्राफिक डिजाइन में एक रिदम क्रिएट होता है, जिसे आप कह सकते हैं परफेक्ट रेंडमनेस। रिपीटिशन आपको पैटर्न डिजाइन में अधिक मिलता है, लेकिन हर डिजाइन को अगर गौर से देखा जाए तो रिपीटिशन किसी न किसी रूप में जरूर इस्तेमाल किया होता है। आज की क्लास में हम बात करेंगे रिपीटिशन की और जानेंगे रिपीटिशन कितने प्रकार का होता है और ग्राफिक डिजाइन में बैलेंस क्रिएट करने के लिए इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जानेंगे बैलेंस कितने तरीकों से क्रिएट किए जाते हैं और कलर रिपीटिशन के इस्तेमाल से कैसे इफेक्टिवली बैलेंस क्रिएट करें। तो चलो सीखते हैं। ग्राफिक डिजाइन में एक और प्रिंसिपल शामिल है जिसे कहते हैं बैलेंस। बैलेंस क्रिएट करने के लिए रिपीटिशन का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इस क्लास में ये दोनों प्रिंसिपल इंक्लूडेड हैं। रिदम भी रिपीटिशन का ही पार्ट है और इसे हम वीडियो के अंत में समझेंगे। डिजाइन में परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करने के लिए शेप रिपीटिशन या कलर रिपीटिशन का प्रयोग किया जाता है। डिजाइन में बैलेंस दो प्रकार का होता है, सिमेट्रिकल बैलेंस और असिमेट्रिकल बैलेंस। चलिए इसे कुछ स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। अगर इस लाइन के लेफ्ट साइड में स्क्वायर है और राइट साइड में स्क्वायर है तो इसका मतलब यह परफेक्ट सिमेट्रिकल बैलेंस है, और अगर मैं राइट साइड का शेप बदलकर सर्कल कर दूं तो भी बैलेंस प्रॉपर है। अब स्क्वायर के अगेंस्ट सर्कल सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन इस लाइन के दोनों तरफ डिजाइन का वेट देखा जाए तो यह अब भी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक बैलेंस अधिकतर पैटर्न में देखा जाता है। असिमेट्रिकल बैलेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसे क्लेवरली इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्रोशर में अगर मैं सेंटर लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करूं तो आपको टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट के अलाइनमेंट में एक बैलेंस देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं असिमेट्रिकल बैलेंस। चलो इसे स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। यह एक सेंटर लाइन है और मैंने यहाँ एक स्क्वायर बना लिया है और इस जगह मैंने ये 3 छोटे छोटे स्क्वायर बनाए हैं। यहाँ आधे पेज के टॉप राइट साइड को बॉटम लेफ्ट साइड में रखे शेप के जरिए बैलेंस किया गया है। यह बैलेंस हम टेक्स्ट के इस्तेमाल से भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस तरह या इस तरह। बैलेंस क्रिएट करने के लिए कलर रिपीटिशन का भी प्रयोग किया जाता है। इस डिजाइन में ऑरेंज टेक्स्ट और ब्लू टेक्स्ट है। यह पेज आपको तब तक ठीक लगेगा जब तक इसे हम इस पेज से कंपेयर नहीं करेंगे। दोनों में क्या अंतर है? जी हाँ दोस्तों, लेफ्ट साइड के टेक्स्ट में कलर रिपीटिशन मिसिंग है, जिससे यह डिजाइन बैलेंस्ड नहीं दिख रहा। कितने लोग कलर रिपीटिशन इस्तेमाल करने के लिए अल्टरनेट ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने एक टेक्स्ट ब्लॉक ऑरेंज में रखा है तो दूसरा ब्लू और फिर यही रिपीटिशन। ऐसा बिल्कुल न करें। आप हेडिंग का कलर अगर ऑरेंज रखते हैं तो सब जगह हेडिंग ऑरेंज रखें, और अगर सेम टाइप के इंफॉर्मेशन के अलग अलग ब्लॉक हैं तो उन्हें सेम कलर में रखें। अधिक बोल्ड कलर का इस्तेमाल कम से कम करें और उनका रिपीटिशन भी मिनिमम होना चाहिए। तो आपने देखा बैलेंस कितने तरीकों का होता है और उसे साइज या शेप के माध्यम से डिजाइन में कैसे क्रिएट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पैटर्न बनाने के लिए रिपीटिशन का इस्तेमाल होता है। पैटर्न ज्यादातर वॉलपेपर और टेक्सटाइल डिजाइन में इस्तेमाल किए जाते हैं। पैटर्न के अलावा मंडला आर्ट और बैकग्राउंड बनाने के लिए भी रिपीटिशन का प्रयोग किया जाता है। रिपीटिशन 2 प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है रेगुलर और दूसरा है इरेगुलर।
जब हम रिपीटिशन क्रिएट करने के लिए सेम शेप या साइज को जियोमेट्रिकली कैलकुलेटेड पोजीशन पे रखते हैं तो उसे रेगुलर रिपीटिशन कहते हैं। जैसे यह पैटर्न जो सर्कल के रिपीटिशन से बना है एक परफेक्ट उदाहरण है रेगुलर रिपीटिशन का। इस पैटर्न में सर्कल और लाइन को कंबाइन किया गया है, यह भी रेगुलर रिपीटिशन है और इसमें मिक्स्ड शेप हैं, लेकिन इनके रिपीटिशन का तरीका देखा जाए तो एक जैसा है और सारे सर्कल का साइज सेम है और सारे स्क्वायर और ट्रायंगल का साइज रेस्पेक्टिवली सेम है। इरेगुलर रिपीटिशन में न तो साइज सेम होते हैं और न ही इनका पोजीशन कैलकुलेटेड होता है, न तो कलर सेम रखे जाते हैं और न तो किसी अन्य शेप के साथ इन्हें बैलेंस्ड रखने की जरूरत पड़ती है। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था, इस रिपीटिशन को आप परफेक्ट रेंडमनेस कह सकते हैं। इरेगुलर रिपीटिशन म्यूजिक कंपोजिशन की तरह होता है। जैसे बहुत प्रकार के इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे से अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से मैजिकली कनेक्टेड रहते हैं, उसी तरह इसमें रिपीट होने वाले ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से शेप और साइज में अलग रहते हुए भी कनेक्टेड रहते हैं। इसीलिए डिजाइनर्स इसे डिजाइन का रिदम भी कहते हैं, यानी एक ऐसा रिपीटिशन जिसके माध्यम से डिजाइन में रिदम क्रिएट होता है। उदाहरण के लिए यह इमेज देखिए। इस बैकग्राउंड इमेज में फ्लावर्स और लीफ को कुछ ऐसे रिपीट किया गया है जैसे कोई म्यूजिक कंपोज किया गया हो। यह बेस्ट उदाहरण है परफेक्ट रेंडमनेस का। ये कुछ डिजाइन जो मैंने ऑफ कोर्स बनाए नहीं हैं, इसे freepik.com से डाउनलोड किया है। आप इसमें रिपीटिशन के रिदम को देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। सोचिए एक छोटे से कमरे में ज्यादा सामान भर दिया जाए तो क्या होगा। आई एम श्योर काम की चीजें समय पर नहीं मिलेंगी और अगर आपको उसमें समय बिताने के लिए कहा जाए तो निश्चय ही आपका दम घुटने लगेगा। इसीलिए लोग रहने के लिए ऐसा घर प्रीफर करते हैं जिसमें खाली स्पेस अधिक हो और बेटर वेंटिलेशन भी हो, ताकि हमें सांस लेने के लिए फ्रेश हवा मिल सके। ग्राफिक डिजाइन में व्हाइट स्पेस का कुछ ऐसा ही इम्पोर्टेंस है। डिजाइन में प्रॉपर ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए जिससे विजुअल हायरार्की इंप्रूव हो सके और जो मैसेज कंज्यूमर तक हम पहुंचाना चाहते हैं वो बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं व्हाइट स्पेस के बारे में और जानेंगे डिजाइन में व्हाइट स्पेस कितने तरह का होता है और इसे कैसे यूटिलाइज करें। तो चलो सीखते हैं। व्हाइट स्पेस ग्राफिक फंडामेंटल का ऐसा प्रिंसिपल है जो सबसे अधिक इग्नोर किया जाता है। नए डिजाइनर्स का तो डिजाइन अप्रोच ऐसा होता है कि आर्ट बोर्ड पर कुछ भी खाली नहीं दिखना चाहिए। कुछ क्लाइंट भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन बड़े ब्रांड को अगर देखा जाए और बड़े डिजाइनर की डिजाइन को एनालाइज किया जाए तो पता चलता है डिजाइन में व्हाइट स्पेस कितना महत्व रखता है। एप्पल के फोन के पीछे एप्पल का लोगो होता है जिसे आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे कैनवास पर केवल लोगो है, इसके चारों तरफ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। छोटे ब्रांड का अप्रोच होता है उनका नाम बड़ा दिखना चाहिए और उनके सारे प्रोडक्ट भी कैनवास पर होने चाहिए। आफ्टर ऑल जो दिखता है वही तो बिकता है। इस चक्कर में ब्रोशर या बिजनेस कार्ड इतना कंजेस्टेड हो जाता है कि कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। देखिए इस डिज़ाइन को नाम भी बड़ा है और प्रोडक्ट भी लिस्टेड हैं, लेकिन व्हाइट स्पेस बिल्कुल नहीं है, जिससे यह डिज़ाइन भरा भरा है और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जबकि बड़े ब्रांड पहले इमोशन को प्रायोरिटी देते हैं, फिर प्रोडक्ट को और इसके बाद कंपनी के ब्रांड को। बाकी मिनिमम टेक्स्ट जो इमोशन को स्ट्रॉन्ग कर सके। कुछ इस तरह यह बैकग्राउंड इमोशन को प्रोवोक करता है, जिसमें लग्जरी को आप महसूस कर सकते हैं। इससे आप सबकॉन्शियसली प्रभावित होते हैं। फिर प्रोडक्ट आपका ध्यान खींचता है, जिसमें आप खुद को इस जगह देखना चाहते हैं और इसके बाद जानना चाहते हैं कि यह कौन सा ब्रांड है। यह छोटा सा टैग लाइन आपका इमोशन और भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस डिज़ाइन के माध्यम से समझते हैं व्हाइट स्पेस के बारे में। व्हाइट स्पेस दो तरह का होता है, पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस इसे कहते हैं यह ऑब्जेक्ट जिसके जरिए आपको इमोशन परोसा गया और प्रोडक्ट दिखाया गया, यानी वह स्पेस जिसमें हम कोई प्रोडक्ट या टेक्स्ट रखते हैं पॉजिटिव स्पेस कहलाता है।
निगेटिव स्पेस खाली स्पेस को कहते हैं और इसे ही ब्रीदिंग स्पेस भी कहते हैं, जिससे डिज़ाइन एलिगेंट दिखता है और विजुअल हायरार्की भी क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जरूरी इंफॉर्मेशन पर आपकी आंखें मूवमेंट कर पाती हैं। निगेटिव स्पेस दो तरह के होते हैं, एक होता है माइक्रो स्पेस और दूसरा होता है मैक्रो स्पेस। टेक्स्ट में वर्ड्स के बीच की दूरी और लाइन की स्पेसिंग को माइक्रो स्पेस कहते हैं, इसे पैसिव स्पेस भी कहते हैं, और दो डिज़ाइन के बीच की दूरी या दो लेआउट के बीच के स्पेस को मैक्रो स्पेस कहते हैं। जब हम इस निगेटिव स्पेस में कोई बैकग्राउंड एलिमेंट रखते हैं तो इसे एक्टिव स्पेस भी कहा जाता है। ऐसे बैकग्राउंड एलिमेंट को विजुअल हायरार्की इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने जाना पॉजिटिव और निगेटिव स्पेस के बारे में। निगेटिव स्पेस दो तरह के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो स्पेस को पैसिव स्पेस भी कहते हैं और मैक्रो स्पेस में जब हम कोई बैकग्राउंड एलिमेंट यूज करते हैं तो उसे एक्टिव स्पेस कहते हैं। लोगो डिजाइन में निगेटिव स्पेस को और भी क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। दो या दो से अधिक शेप को कुछ इस तरह से कंपोज किया जाता है कि निगेटिव स्पेस में एक मीनिंगफुल शेप क्रिएट हो जाता है। जैसे इस लोगो में पांडा की आकृति बन रही है, जबकि इसमें किसी तरह का आउटलाइन नहीं इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्स्ट में एरो के माध्यम से सबवे का साइन क्रिएट किया गया है और इस लेटर में कुत्ते को दर्शाया गया है। ये कुछ निगेटिव स्पेस के बेहतरीन उदाहरण हैं जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि निगेटिव स्पेस कितना इम्पोर्टेंट है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस क्रिएटिविटी, वाइड स्पेस को एज अ ब्रीदिंग स्पेस इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज डिजाइन बहुत ही भरा भरा और कंफ्यूजिंग लगता है। गोल्डन रेशियो फिबोनाची नंबर्स पर आधारित है। फिबोनाची एक इटालियन गणितज्ञ थे जिन्होंने अपनी किताब में एक सीक्वेंस का जिक्र किया जिसमें अगला नंबर पिछले दो नंबर्स को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5 इत्यादि। अगर 3 को 2 से डिवाइड किया जाए या 5 को 3 से डिवाइड किया जाए या इस सीक्वेंस के किसी भी नंबर को उसके पिछले नंबर से डिवाइड किया जाए तो लगभग सेम रेशियो निकलता है, 1.618। इसे गणित में फाई के सिंबल से दर्शाते हैं जो कि ग्रीक भाषा से आता है। यहाँ आपका जानना जरूरी है कि फिबोनाची ने यह सीक्वेंस इंट्रोड्यूस किया था, यह रेशियो नहीं। यह रेशियो फिबोनाची से पहले भी मौजूद था। यूरोप में 300 BC के पहले यूक्लिड एलिमेंट में भी इसका जिक्र हुआ है। यूक्लिड के अलावा पाइथागोरस को भी इसकी जानकारी थी। भारत में भी विद्वानों ने 450 BC से 200 BC के बीच में इस रेशियो का इस्तेमाल किया था। ऐसा माना जाता है कि भारत में ही इसका खोज हुआ था, लेकिन यह रेशियो 15वीं शताब्दी में अधिक फेमस हुआ जब एक इटालियन गणितज्ञ जिनका नाम लूका पिसियोली था, अपनी किताब दे डिविना प्रोपोर्शियाने में दा विंची की कला को सराहा और इस रेशियो को डिवाइन प्रोपोर्शन का नाम दिया, जिसके बाद यह डिवाइन प्रोपोर्शन गोल्डन रेशियो के नाम से फेमस हुआ। तो यह था गोल्डन रेशियो का इतिहास। आइए जानते हैं इसे ग्राफिक डिजाइन में कैसे क्रिएट करते हैं और इसे डिजाइन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसे डिजाइन में 3 तरह से इस्तेमाल किया जाता है, गोल्डन स्पाइरल, गोल्डन रेक्टेंगल और गोल्डन सर्कल के जरिए। यदि हम एक स्क्वायर बनाते हैं और उसे फिबोनाची सीक्वेंस में जोड़ते हैं तो हमें गोल्डन रेक्टेंगल मिलता है कुछ इस तरह। हम एक स्क्वायर क्रिएट करेंगे, फिर सेम साइज का एक और स्क्वायर इससे जोड़ेंगे, ये हुआ 1 + 1। अब इन दोनों के प्रोपोर्शन में क्लॉकवाइज एक और स्क्वायर बनाएंगे। इसी सीक्वेंस में हम मल्टीपल स्क्वायर को जोड़कर यह रेशियो क्रिएट कर सकते हैं। और अगर इंडिविजुअल स्क्वायर में हम सर्कल बनाते हैं तो इसे गोल्डन सर्कल कहते हैं। इसमें हम कुछ इस तरह का स्पाइरल लाइन बनाकर गोल्डन स्पाइरल क्रिएट कर सकते हैं। डिजाइनर्स अक्सर ट्विटर के लोगो को कोट करते हैं, यह लोगो गोल्डन सर्कल के इस्तेमाल से बनाया गया है। इसमें जितने भी सर्कल इस्तेमाल हुए हैं वो गोल्डन रेशियो से बने हैं। अगर ध्यान से देखें तो इन सर्कल को अरेंज करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जरूरत के मुताबिक डुप्लीकेट सर्कल बना सकते हैं और इन्हें सेट कर सकते हैं। गोल्डन प्रोपोर्शन में होते हुए भी डिजाइन अट्रैक्टिव हो जरूरी नहीं। डिजाइन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल का बड़ा महत्व है। ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल पर कई डिटेल में वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो उन्हें भी देखिए और डिजाइन में इम्प्लीमेंट कीजिए।
साथ ही साथ आपका कुछ क्रिएटिव होना भी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप क्रिएटिव नहीं है तो डोंट वरी, प्रैक्टिस से परफेक्शन मिलता है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। गोल्डन रेक्टेंगल की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लेआउट डिजाइन के लिए आसानी से कर सकते हैं। यह नए डिजाइनर्स के लिए काफी हेल्पफुल है। सिंपली इस बड़े हिस्से में कम डिटेलिंग रखी जाती है, बड़े इमेज रखे जाते हैं और इस हिस्से में व्हाइट स्पेस भी अधिक रखा जाता है। वहीं स्मॉल पार्ट्स में अधिक डिटेलिंग रखी जाती है, जैसे प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन, ब्रांड नेम, बटन इत्यादि। इस बैनर में प्रोडक्ट बड़े हिस्से में दिखाया गया है और डिस्क्रिप्शन तथा बटन छोटे हिस्से में रखे गए हैं। इस पर हम गोल्डन रेक्टेंगल या गोल्डन स्पाइरल को रख कर देखें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसका प्रयोग डिजाइन में कैसे किया जाता है। इस लैंडस्केप में भी आप गोल्डन रेशियो को देख सकते हैं। तो अब आप जान चुके हैं गोल्डन रेशियो के बारे में। एज अ ग्राफिक डिजाइनर अब आपको भी हर डिजाइन में, यहाँ तक कि नेचर में, इस प्रोपोर्शन को नोटिस करने की आदत बनानी पड़ेगी, तभी आप इसे अपनी डिजाइन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस प्रोपोर्शन को लेकर डिजाइनर्स इतने उत्साहित क्यों रहते हैं? यह एक क्रेजी फैक्ट है। फूलों की पंखुड़ियों में, स्नेल के स्पाइरल में, हरिकेन में, ह्यूमन बॉडी में, पाइनएप्पल में, यहाँ तक कि लैंडस्केप में, सभी जगह आपको यह प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा। ताजमहल, मिस्र के पिरामिड और आईफल टावर सहित कई फेमस आर्किटेक्चर में भी इस रेशियो का जाने अनजाने प्रयोग किया गया है। लेआउट कंपोजिशन के लिए गोल्डन रेशियो और रूल ऑफ थर्ड का प्रयोग आपने सुना होगा। ग्राफिक डिजाइन हो, फोटोग्राफी या पेंटिंग, आर्टिस्ट अपने आर्ट या डिजाइन में इसका प्रयोग जरूर करते हैं। इसे डिजाइन में बेहतरीन फोकल पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं और कंज्यूमर का ध्यान जरूरी इंफॉर्मेशन की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था गोल्डन रेशियो क्या है, इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं और डिजाइन में यह रेशियो कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम रूल ऑफ थर्ड की बात करने वाले हैं। रूल ऑफ थर्ड भी गोल्डन रेशियो की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका गोल्डन रेशियो से काफी सरल है। तो चलो सीखते हैं। गोल्डन रेशियो बनाने का तरीका तो आप जान ही चुके हैं। हम फिबोनाची सीक्वेंस के प्रयोग से गोल्डन रेशियो आसानी से बना सकते हैं। गोल्डन रेशियो को हम गोल्डन रेक्टेंगल, गोल्डन सर्कल या गोल्डन स्पाइरल के जरिए डिजाइन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। आइए जानते हैं गोल्डन रेशियो और रूल ऑफ थर्ड में क्या अंतर है। गोल्डन रेक्टेंगल में अगर बड़े स्क्वायर को सारे छोटे स्क्वायर से अलग किया जाए तो यह लाइन इसे डिवाइड करती है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमें अपने कंपोजिशन को दो हिस्सों में रखना है। एक हिस्सा जिसमें हम फोकल पॉइंट क्रिएट करेंगे और दूसरा हिस्सा जिसमें बड़ा पिक्चर आएगा और इसमें व्हाइट स्पेस भी अधिक रहेगा। इस हिस्से में सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को हम इस लाइन पर रखते हैं। इस पर कंज्यूमर का ध्यान सबसे पहले पड़ता है। अब हम एक दूसरा रेक्टेंगल लेते हैं और इसमें समान दूरी पर दो लाइन हॉरिजॉन्टली और दो लाइन वर्टिकली बनाते हैं। इसमें जहां पर यह लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी ये चार बिंदु या डॉट फोकल पॉइंट क्रिएट करने के लिए बेस्ट पॉइंट है। यह रूल ऑफ थर्ड इंप्लीमेंट करने का सबसे आसान तरीका है। इसे रूल ऑफ थर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम किसी भी लेआउट को 2/3 में डिवाइड करते हैं और गोल्डन रेशियो की तरह इसमें भी डिजाइन के तीसरे हिस्से में हम फोकल पॉइंट क्रिएट करते हैं। इस इमेज में दोनों ही रेक्टेंगल गोल्डन रेशियो से बने हैं। पहले रेक्टेंगल में गोल्डन रेशियो के इस्तेमाल से अगर लेआउट डिवाइड करते हैं तो फोकल पॉइंट इस लाइन पर बनता है, जबकि अगर रूल ऑफ थर्ड के इस्तेमाल से इसे डिवाइड करते हैं तो फोकल पॉइंट इस जगह पर बनेगा। इसमें दोनों लाइन की दूरी एक दूसरे से काफी नजदीक है। कहने का मतलब हम दोनों में से कोई भी लेआउट इस्तेमाल करें, दोनों ही रेशियो कंपोजिशन के लिए गोल्डन रेशियो हैं। रूल ऑफ थर्ड काफी सरल है। इसके जरिए लेआउट क्रिएट करने के लिए अधिक कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हम एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करके भी आसानी से इसे डिजाइन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए इसका इम्प्लीमेंटेशन और भी सरल है। आजकल हर कैमरे में, यहाँ तक कि मोबाइल कैमरे में भी इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। सिंपली कैमरे के सेटअप में जाकर ग्रिड लाइन को ऑन कीजिए। रूल ऑफ थर्ड के लिए 3x3 का ग्रिड सेलेक्ट कीजिए। आइए देखते हैं रूल ऑफ थर्ड के कुछ उदाहरण। इस इमेज में यह व्यक्ति इस इमेज की हाईलाइट है
हम चाहें तो इसे सेंटर में रख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से इस सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेलिंग खत्म हो जाएगी और इसमें इमेज क्लोजअप इमेज बनकर रह जाएगा। यदि यह व्यक्ति आपको ठीक नहीं लगा तो आपको देखने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसे रूल ऑफ थर्ड के रेशियो में देखें तो सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी डिटेलिंग बहुत कुछ है जिसे आप देख सकते हैं। ये डिटेलिंग सब्जेक्ट की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, इसे और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। इमेज में यह पेड़ काफी सुंदर है, लेकिन इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है जब आप देखते हैं कि यह पेड़ किस जगह खड़ा है। दोनों इमेज को कंपेयर करें तो यह इमेज जिसमें रूल ऑफ थर्ड के इस्तेमाल से इस पेड़ को दिखाया गया है काफी बेहतर और अट्रैक्टिव है। हम अगर किसी प्रोडक्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इससे संबंधित और भी ऑब्जेक्ट्स या एप्लीकेशन इमेज में दर्शा सकते हैं, जैसे किसी रिसोर्ट के इमेज के साथ उसकी सराउंडिंग, किसी फैशन मॉडल के साथ उस वोकेशन से रिलेटेड बैकग्राउंड इमेज, वाइल्ड एनिमल के साथ जंगल और बर्ड्स के साथ खुला आसमान या खूबसूरत लैंडस्केप। वैसे ये सारे इमेज फोटोग्राफी से रिलेटेड हैं, लेकिन यह क्लास ग्राफिक डिजाइन के लिए है, तो यहाँ जानना जरूरी है जब आप कोई इमेज ग्राफिक डिजाइन में कंपोजिशन के लिए सेलेक्ट करते हैं, ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसमें एम्बेडेड हो, इसका हमेशा ख्याल रखें। और ओवरऑल डिजाइन कंपोजिशन के लिए भी रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल वैसे ही करें जैसा कि गोल्डन रेशियो वाले वीडियो में बताया गया था। और इस वीडियो में भी आपने जाना कि कैसे हम रेक्टेंगल को रूल ऑफ थर्ड के इस्तेमाल से डिवाइड करते हैं। फास्ट रिकैप के लिए देखिए यह इमेज। रूल ऑफ थर्ड के इस्तेमाल से हमें ये 4 डॉट्स मिलते हैं। इसमें ऊपर के 2 डॉट्स इस रेक्टेंगल के लिए बेस्ट पॉइंट हैं जिस पर हमारा ध्यान सबसे पहले पड़ता है। अगर हम इस जगह कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस पर सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है। इस डॉट पर हम हेडलाइन रख सकते हैं, बाकी के सारे डिटेल इस पार्ट में रखेंगे कुछ इस तरह। और भी डिटेलिंग हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरह। तो आज की क्लास में हमने जाना गोल्डन रेशियो और रूल ऑफ थर्ड में क्या अंतर है, और रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल काफी आसान होता है जिसकी वजह से डिजाइनर रूल ऑफ थर्ड का अधिक प्रयोग करते हैं। गौर से देखें तो रूल ऑफ थर्ड लेआउट और फोकल पॉइंट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं गोल्डन रेशियो डिटेलिंग के लिए अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आप जान चुके हैं रूल ऑफ थर्ड के बारे में और यह गोल्डन रेशियो से कितना सिमिलर और कितना अलग है। क्या आप जानते हैं प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? रेड, येलो एंड ब्लू, या रेड, ग्रीन एंड ब्लू, या CMYK यानी सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। आज के वीडियो में ये डाउट क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ कलर थ्योरी को डिटेल में समझेंगे। ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में कलर इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे वर्ड्स हमें मिलते हैं जैसे ह्यू, सैचुरेशन, टिंट, शेड इत्यादि। RGB, CMYK और पैंटोन क्या होता है, स्पॉट कलर क्या है और ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कितने तरह के होते हैं, ये सब कलर थ्योरी के पार्ट हैं और आज के ट्यूटोरियल में हम कलर थ्योरी के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलो सीखते हैं। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि प्राइमरी कलर रेड, येलो और ब्लू होता है, लेकिन जब हम किसी ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में देखते हैं तो हमें प्राइमरी कलर RGB या CMYK मिलते हैं। कई नए डिजाइनर्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कौन सा कलर कॉम्बिनेशन प्राइमरी है, क्या जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया वह प्राइमरी कलर है या जो सॉफ्टवेयर में दिख रहा है वो। तो जवाब है दोनों ही सही हैं। पेंटिंग के लिए जब हम कलर मिक्स करते हैं तो हम RYB यानी रेड, येलो और ब्लू से ही कलर बनाते हैं, इसलिए पेंटिंग या स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए यह प्राइमरी कलर है। लेकिन जब हम प्रिंटर के जरिए 4 कलर में कोई जॉब प्रिंट करते हैं तो उसमें CMYK कलर इस्तेमाल होता है। यहाँ C का मतलब सियान है, M यानी मैजेंटा, Y फॉर येलो एंड K फॉर की ब्लैक कलर को कहा जाता है। कहने का मतलब प्रिंटर में इस्तेमाल होने वाला प्राइमरी कलर CMYK है, क्योंकि इन्हीं 4 कलर्स के इस्तेमाल से हम कोई भी जॉब प्रिंट करते हैं। कंप्यूटर में ग्राफिक डिज़ाइन करने के लिए 2 कलर मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, CMYK और RGB। जैसा कि आप जान चुके हैं CMYK प्रिंटर में इस्तेमाल होता है, इसलिए जो भी ग्राफिक हम प्रिंटिंग के पर्पज से बनाते हैं उसके लिए हम CMYK प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। मगर जो ग्राफिक हम डिजिटली डिस्प्ले के लिए बनाते हैं जैसे मोबाइल का वॉलपेपर, वेबसाइट के लिए ग्राफिक या लोगो या सोशल मीडिया पोस्ट इत्यादि, उसे हम RGB कलर में बनाते हैं। तो आइए समझते हैं RGB क्या है। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू।
कंप्यूटर और मोबाइल के डिस्प्ले एलईडी से बने होते हैं। एलईडी लाइट में प्राइमरी कलर रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं। इन्हीं 3 कलर्स की लाइट से सारे कलर प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए जब हम कोई ग्राफिक ऑनलाइन पब्लिश करना चाहते हैं या स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं, उसे RGB में बनाते हैं। CMYK के कलर में बनी डिज़ाइन को भी हम ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन CMYK के कलर RGB की तुलना में कम वाइब्रेंट होते हैं। आप इस कलर पैलेट के जरिए CMYK और RGB का फ़र्क देख सकते हैं। RGB कलर इसलिए अधिक वाइब्रेंट दिखते हैं क्योंकि इनका कलर रेंज CMYK से अधिक होता है। जब हम 2 या 2 से अधिक कलर के इस्तेमाल से नए नए कलर जनरेट करते हैं तो उसे ह्यू कहते हैं। जैसे रेड कलर में ब्लू मिक्स करने पर वायलेट, येलो में ब्लू मिक्स करने पर ग्रीन और रेड में येलो मिक्स करने पर ऑरेंज कलर बनता है। तो जैसा कि इस कलर व्हील पर आप देख सकते हैं, इस पर दिखने वाले सभी कलर्स को ह्यू कहते हैं। किसी भी कलर में जब हम वाइट मिलाते हैं तो उससे उस कलर का टिंट कलर बनता है। वहीं जब हम उसमें ब्लैक मिक्स करते हैं तो शेड कलर बनता है। यह कोरल ड्रॉ का कलर फिलिंग विंडो है। इस स्क्वायर में आप देख सकते हैं, इस कोने पर एक्चुअल कलर है, इस कोने पर वाइट और नीचे ब्लैक कलर है। जब हम ब्लैक की तरफ कर्सर लेकर जाते हैं तो उस कलर का शेड बनता है, और जब हम वाइट की तरफ कर्सर लेकर जाते हैं तो उसका टिंट कलर बनता है। नीचे का बार स्क्रॉल करके हम कलर बदल सकते हैं। नीचे के बार पर दिखने वाले कलर्स को ह्यू कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है सेचुरेशन। सेचुरेशन का मतलब होता है किसी भी कलर की इंटेंसिटी, यानी अधिक सेचुरेशन बढ़ने पर कलर अधिक वाइब्रेंट दिखता है, जबकि सेचुरेशन घटने पर कलर अधिक फीका दिखता है। जब हम वाइट और ब्लैक दोनों का वैल्यू मिक्स करते हैं, यानी ह्यू में ग्रे कलर मिक्स करते हैं, तो हमें जो कलर मिलता है उसे टोन कहते हैं। अधिक वाइब्रेंट टोन का मतलब हाई सेचुरेटेड कलर। अधिक ग्रे मिक्स करने पर लो सेचुरेटेड कलर बनता है। तो इस सेगमेंट में हमने जाना ह्यू, सेचुरेशन, टिंट, शेड और टोन के बारे में। आइए जानते हैं पैंटोन कलर क्या है। आपने देखा होगा कि ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में RGB और CMYK के अलावा पैंटोन कलर पैलेट भी होता है। क्या आप जानते हैं इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं, CMYK कलर पैलेट हम प्रॉपर प्रिंट कलर सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम था और है भी। मॉनिटर और सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन और कलर प्रोफाइल के आधार पर CMYK कलर का अपीयरेंस स्क्रीन टू स्क्रीन अलग हो जाता है। डिस्प्ले की क्वालिटी के आधार पर भी कलर बदल सकता है। ऐसे में जो मॉनिटर पर दिखाई देता है वह प्रिंट नहीं होता। पैंटोन कलर एक इंटरनेशनल कलर चार्ट है जिसके आधार पर कलर सेलेक्ट किया जाता है। हर कलर का एक स्पेशल कोड होता है। जब हम यह कलर कोड प्रिंटिंग प्रेस को शेयर करते हैं तो उसके आधार पर प्रिंटिंग मशीन में एक्स्ट्रा प्लेट ऐड किए जाते हैं। प्रिंटिंग में इसे स्पॉट कलर कहते हैं। कलर थ्योरी का अगला महत्वपूर्ण पार्ट है कलर कॉम्बिनेशन। जब हम 2 प्राइमरी कलर को मिक्स करते हैं तो उससे बनने वाले कलर को सेकेंडरी कलर कहते हैं। यानी रेड और ब्लू को मिलाकर हम वायलेट कलर बनाते हैं, इसलिए वायलेट कलर को सेकेंडरी कलर कहा जाता है। ऑरेंज और ग्रीन कलर भी सेकेंडरी कलर हैं। इसी तरह से प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को मिक्स करने पर टर्शियरी कलर बनता है। चलिए जानते हैं कुछ और कलर टर्म्स। कलर हार्मोनी किसे कहते हैं? जब हम 2 या 2 से अधिक कलर्स को एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं जो देखने में वाइब्रेंट और सूथिंग हो तो उसे कलर हार्मनी कहते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं और इसी आधार पर कलर को कंबाइन करके कलर पैलेट बनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कलर कॉम्बिनेशन के कुछ नियम। मोनोक्रोमेटिक कलर। जब हम किसी एक कलर में वाइट, ब्लैक या ग्रे मिक्स करके उस कलर के टिंट, शेड या टोन बनाते हैं तो उस कलर कॉम्बिनेशन को मोनोक्रोमेटिक कलर कहते हैं। कंप्लीमेंट्री कलर। जब कलर व्हील पर किसी कलर के अपोजिट साइड वाले कलर के साथ पेयरिंग करते हैं तो उसे कंप्लीमेंट्री कलर कहते हैं। स्प्लिट कंप्लीमेंट्री कलर। किसी भी अपोजिट कलर के दोनों तरफ के कलर के साथ पेयरिंग करने पर जो 3 कलर कॉम्बिनेशन बनते हैं उसे स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। ट्रायडिक कलर कॉम्बिनेशन। जब कलर व्हील पर एक त्रिभुज बनाते हैं जिसके तीनों एंगल समान हो तो वहाँ ट्रायडिक कलर कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे रेड, येलो और ब्लू
यह एक हाई कॉन्ट्रास्ट कलर कॉम्बिनेशन है। टेट्राडिक कलर कॉम्बिनेशन, जब हम दो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसे टेट्राडिक कलर हार्मोनी कहते हैं। इसको इस्तेमाल करके बेहतरीन कलर पैलेट बनाए जा सकते हैं। इसके लिए दो नियम फॉलो करना जरूरी है। पहला, वार्म कलर और कूल कलर का बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। जिन्हें पता नहीं उन्हें बताना चाहूँगा, ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से बने सारे कलर्स कूल होते हैं और रेड एंड येलो के कॉम्बिनेशन से बने सारे कलर्स वार्म कलर होते हैं। अगर इस चार्ट के माध्यम से समझें तो ऊपर के सारे कलर कूल कलर हैं, जबकि नीचे के सारे कलर वार्म कलर हैं। दूसरा पॉइंट है, किसी एक कलर को डोमिनेंट कलर बनाओ और बाकी के कलर्स को मॉडरेट रूप से इस्तेमाल करो। इसके अलावा स्क्वायर कलर कॉम्बिनेशन का भी प्रयोग किया जाता है। यह टेट्राडिक कलर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कलर व्हील पर 90 डिग्री के डिस्टेंस वाले 4 कलर्स को पेयर करते हैं तो उसे स्क्वायर कलर हार्मनी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कलर थ्योरी के बारे में। हमने जाना RGB, CMYK और RYB प्राइमरी कलर में क्या अंतर है, पैंटोन क्या है और स्पॉट कलर क्या है, कलर टर्म्स जैसे ह्यू, सैचुरेशन, टिंट, शेड और टोन क्या होता है, कलर हार्मोनी क्या है और कलर पेयरिंग के क्या नियम हैं। कभी आपने सोचा है क्या हो अगर डॉक्टर की वेबसाइट रेड कलर में हो या हॉस्पिटल के बेडशीट और पर्दे लाल या काले रंग के हों, डेटिंग वेबसाइट या फूड डिलीवरी के वेबसाइट ब्लैक कलर में हो या किसी ने पैरेट ग्रीन कलर का पैंट और शर्ट दोनों पहना हो और उस पर लाल टाई भी पहन रखी हो। इनसेन आइडिया। क्या आप जानते हैं फेसबुक और ट्विटर के सक्सेस के पीछे रंगों का क्या योगदान है? ज्यादातर बिजनेस वेबसाइट ब्लू कलर में क्यों होते हैं? हमारे जीवन में रंगों का व्यापक प्रभाव होता है। रंग हमारे रहन सहन और भूख प्यास को भी प्रभावित करते हैं। यह सब कलर थ्योरी का पार्ट है और आज के वीडियो में हम जानेंगे कलर साइकोलॉजी के बारे में। तो चलो सीखते हैं। दोस्तों, यह कलर थ्योरी का दूसरा पार्ट है। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कलर साइकोलॉजी क्या है। कलर साइकोलॉजी का मतलब है एक अध्ययन जिससे हम जान पाते हैं कि रंगों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। रंग हमारे रहन सहन और भोजन के स्वाद को भी प्रभावित करते हैं। रंग हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं, जिसके वजह से हमारे दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट होता है और हमारा दिमाग किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक इमेज क्रिएट करता है। धर्म, संस्कृति और भौगोलिक वातावरण हमारे जीवन में रंगों के पसंद और नापसंद को प्रभावित करते हैं। एज के आधार पर भी रंगों का महत्व व्यापक रूप से बदलता रहता है। जो रंग हमें बचपन में अधिक प्रिय होते हैं, बढ़ती उम्र के साथ अक्सर अप्रिय हो जाते हैं। बचपन में हम हाई कॉन्ट्रास्ट कलर अधिक पसंद करते हैं, जबकि बड़े होने पर लाइट कलर को प्राथमिकता देने लगते हैं। किसी संस्कृति में काले रंग को अच्छा समझा जाता है तो कोई समुदाय काले रंग को अशुभ मानता है। फिल्मों की बात करें तो पश्चिमी देशों में बुरी आत्माओं को काले कपड़ों में दिखाया जाता है और एंजल्स को सफ़ेद कपड़ों में, जबकि भारत में बुरी आत्माओं को भी सफ़ेद कपड़ों में चित्रित किया जाता है। किसी के लिए लाल रंग खतरे का प्रतीक है तो किसी के लिए रोमांस का, किसी के लिए ब्लैक कलर लग्जरी है तो किसी के लिए बुरा साया। कहीं यह विरोध प्रकट करने का जरिया है तो कहीं पैशन को दर्शाता है। रेगिस्तानों में जहां हरियाली का नामो निशान नहीं होता, वहां पर हरे रंग को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि हरा रंग आंखों को सुकून देता है और हमारे हेल्थ को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसी प्रकार सभी रंग हमारे जीवन में गहरा प्रभाव रखते हैं। हर रंग के पीछे कोई न कोई मीनिंग छुपा है और इसी डी नोटेशन के आधार पर ग्राफिक डिजाइनर अपने क्रिएशन में रंगों का इस्तेमाल करते हैं। हरा रंग प्रकृति को दर्शाता है, इसका स्वभाव ठंडा है और यह सुकून तथा स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करता है। परंतु इस रंग के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे कुछ लोगों के लिए यह नीरस और कमजोरी का प्रतीक है। इसका प्रयोग हॉस्पिटल या पर्सनल केयर से संबंधित वेबसाइट या प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए किया जाता है। लाल रंग, यह कलर साहस, शक्ति, ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। इस कलर को केयरफुली ग्राफिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ रेड कलर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसका प्रयोग मसालेदार फूड्स,
होटल इंडस्ट्री, डेटिंग ऐप और स्पोर्ट्स के लिए कर सकते हैं। यह रंग एंगर और डेंजर को भी दर्शाता है, यह इसका नकारात्मक प्रभाव है। नीला रंग विश्वास का प्रतीक है, परंतु भावनाओं का अभाव है। नीले रंग को बिजनेस के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। फेसबुक और ट्विटर की सफलता के पीछे यह कलर साइकोलॉजी एक बड़ा कारण हो सकता है। बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर सहित वो तमाम बिजनेस जो विश्वास को प्राथमिकता देते हैं, उनके ग्राफिक्स और वेबसाइट के लिए नीला रंग बेहतरीन चॉइस है। नीला रंग आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। ऑरेंज कलर, यह रंग आत्मविश्वास, ऊर्जा, सफलता और सामाजिक संबंधों को दर्शाता है। यह रंग आसानी से कंज्यूमर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। सोशल मीडिया बैनर के लिए यह बेहतरीन ऑप्शन है। कॉल टू एक्शन यानी वेबसाइट और एप्लीकेशन के बटन के लिए भी बेहतरीन कलर है। पीला रंग क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस और उत्साह को दर्शाता है। पिंक कलर दया, प्रेम और रोमांस का प्रतीक है। फैशन और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए पिंक बेटर चॉइस है। यह रंग ब्यूटी और एलिगेंस को भी दर्शाता है। पर्पल रॉयल्टी, पैशन, लग्जरी और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका प्रयोग फेस्टिवल ग्राफिक्स में भी किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, फेस्टिवल कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए फेस्टिवल ग्राफिक के लिए पर्पल के अतिरिक्त ऑरेंज, रेड, ग्रीन और ब्राउन का भी प्रयोग किया जाता है। व्हाइट शांति का प्रतीक है, यह ईमानदारी और सादगी को दर्शाता है। वहीं ब्लैक कलर लग्जरी और आत्मविश्वास को सकारात्मक रूप से दर्शाता है। ग्रे कलर उदासीन होता है, परंतु यह आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। वहीं ब्राउन कलर विश्वास और सादगी से युक्त है, परंतु यह उदासी को भी दर्शाता है। बड़े ब्रांड्स कंज्यूमर को इसी साइकोलॉजी के आधार पर टारगेट करते हैं और अपना मैसेज इफेक्टिव तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। रंगों के मनोविज्ञान को समझने के लिए 2020 में एक सर्वे किया गया। सर्वे में अलग अलग देशों से लगभग 5000 लोगों को शामिल किया गया। इस सर्वे में 30 देशों के लोग शामिल थे। इस सर्वे के मुताबिक लगभग 51% लोगों ने कहा कि ब्लैक कलर उन्हें उदास करता है, जबकि 43% लोगों ने व्हाइट कलर को राहत और आराम का प्रतीक बताया। 68% लोगों ने लाल रंग को प्रेम का प्रतीक बताया। 35% लोगों ने कहा कि ब्लू कलर से उन्हें आराम की फीलिंग आती है। 39% लोगों के लिए ग्रीन कलर आत्मसंतुष्टि भरा था और 52% लोगों ने येलो कलर से जॉय का अनुभव किया। 25% लोगों ने पर्पल को प्लेजर से जोड़ा। 44% लोगों ने ऑरेंज को जॉय का प्रतीक माना। 50% लोगों ने पिंक को प्रेम का प्रतीक बताया और 36% ने ब्राउन को घृणा से जोड़कर देखा। यह डेटा वैसे तो पर्याप्त नहीं है और इस क्षेत्र में बड़े स्केल पर अध्ययन की आवश्यकता है, परंतु एक बात क्लियर है कि रंगों का हमारे जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। कलर साइकोलॉजी के आधार पर बेहतरीन और मीनिंगफुल ग्राफिक बनाए जाते हैं और बड़े ब्रांड्स इसका इफेक्टिव तरीके से प्रयोग करने में माहिर हैं। आशा है आज का सब्जेक्ट आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी कलर थ्योरी पर आधारित होगा। हम सीखेंगे कैसे ग्राफिक डिज़ाइन के लिए कलर कॉम्बिनेशन बनाएं और बात करेंगे कुछ बेहतरीन रिसोर्सेज के बारे में। डिजाइनर्स की सबसे बड़ी समस्या होती है सही कलर पैलेट क्रिएट करना। पिछले वीडियो में आपने जाना था कलर थ्योरी और कलर साइकोलॉजी के बारे में, और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कस्टम कलर पैलेट कैसे क्रिएट करें, डिज़ाइन में कलर स्कीम को कैसे इस्तेमाल करें, कलर साइकोलॉजी के बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ मिलेगा। तो चलो सीखते हैं। वैसे तो गूगल पर कलर पैलेट सर्च कीजिए और इमेज पर जाकर देखिए तो ढेर सारे कलर पैलेट मिल जाएंगे, पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करें। कस्टमर के डिमांड पर डार्क ब्लू थीम का वेबसाइट डिजाइन करना है, मगर उसके साथ कौन कौन से दूसरे कलर इस्तेमाल किए जा सकते हैं आपको नहीं पता होता। कस्टमर ने आपको अपना लोगो या इमेज दिया हुआ है और कलर थीम आपको डिसाइड करना है। तो आज की क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसे और वीडियो बनाते रहें। ग्राफिक डिज़ाइन के मुख्य रूप से 2 पार्ट हैं। आप जितना बेहतर समझेंगे उतना ही बेहतर डिज़ाइन बना पाएंगे। पहला है ग्राफिक डिज़ाइन फंडामेंटल्स और दूसरा है कलर थ्योरी।
ग्राफिक फंडामेंटल्स पर हमने 11 वीडियो पोस्ट किया है और कलर थ्योरी पर 2 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेहतरीन फ्री रिसोर्सेज के बारे में, जहां से आप कलर स्कीम के बारे में बेहतर समझ पाएंगे और कलर पैलेट जनरेट कर पाएंगे। साथ ही हम प्रैक्टिकली डिजाइन में कलर स्कीम को इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर गूगल पे सर्च करेंगे कलर पैलेट, यहाँ मैंने पहले सर्च किया हुआ था तो लिंक दिखाई दे रहा है, तो कलर पैलेट मैं सेलेक्ट कर लूंगा। गूगल पर ढेर सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे, जिसमें आपको ढेर सारी वेबसाइट की लिस्टिंग है जो कलर पैलेट जनरेट करते हैं, जैसे colorhunt.co, colors.co, canva.com इत्यादि। मैं आपको रेकमेंड करूंगा canva.com। ये बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है जहां से कलर आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ वेबसाइट एड्रेस डालिए canva.com/colors। इसमें यहाँ 4 ब्लॉक दिख रहे हैं: कलर पैलेट जनरेटर, कलर पैलेट आइडियाज, कलर व्हील और कलर मीनिंग्स। सबसे पहले हम देखेंगे कलर पैलेट जनरेटर में क्या है। इस पे हम क्लिक करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इमेज से कलर पैलेट जनरेट किया हुआ है। हम ट्राई डेमो इमेज पर क्लिक करके इस इमेज को बदल सकते हैं और रैंडम इमेज के जरिए कलर पैलेट जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें इमेज से कलर पैलेट जनरेट करना है तो हम यहाँ पे कस्टम इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड एन इमेज पर क्लिक करेंगे और हम एक इमेज सेलेक्ट करेंगे जो कंप्यूटर में आपका पहले से डाउनलोडेड होगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि इस इमेज के हिसाब से कलर पैलेट जनरेट हो गया है, जिसमें 4 कलर्स आपको मिलते हैं जिन्हें आप अपने ग्राफिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कलर पैलेट आइडियाज। इसमें आपको ढेर सारे कलर पैलेट मिल जाएंगे जिसे आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे कलर का हेक्स कोड डाल करके अपना कलर पैलेट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कलर पैलेट जनरेटर में आपने यहाँ पे देखा पहला ऑप्शन हॉट पिंक है, इसको हम कॉपी करेंगे और कलर पैलेट आइडियाज पर जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि पिंक से रिलेटेड आपको कलर पैलेट जनरेट होकर के मिल जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है कलर व्हील। कलर व्हील में जाकर के भी आप अपना हेक्स कोड यहाँ पेस्ट करेंगे और उसके मुताबिक कलर स्कीम जनरेट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पूरी वेबसाइट आपके कलर थीम के हिसाब से हो गया है। यहाँ पे आप कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कम्प्लीमेंट्री, मोनोक्रोमेटिक, एनालॉग्स, ट्रायडिक, टेट्राडिक इत्यादि। टेट्राडिक में आपको 4 कलर मिलते हैं, वहीं ट्रायडिक में आपको 3 कलर मिलते हैं। चौथा ऑप्शन है कलर मीनिंग्स। कलर मीनिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पर भी ढेर सारे कलर लिस्टेड हैं जिनका आप मीनिंग जान सकते हैं। इसके अलावा हेक्स कोड डाल करके या कलर का नेम टाइप करके आप कलर जनरेट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं सिंपली ऑरेंज पर क्लिक करूंगा, तो जैसे ही मैंने ऑरेंज पर क्लिक किया यह पूरी वेबसाइट ऑरेंज में दिखाई दे रही है। राइट साइड में आपको मोनोक्रोमेटिक कलर पैलेट दिख रहे हैं। एनालॉग पे क्लिक करके एनालॉग कलर पैलेट देख सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री पर क्लिक करके कम्प्लीमेंट्री कलर जनरेट कर सकते हैं। वहीं लेफ्ट साइड में कलर का सारा इंफॉर्मेशन मौजूद है। इस कलर की मीनिंग क्या है, यह कलर क्या मैसेज कन्वे करता है, इस कलर के साथ में और कौन कौन से कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा कलर का पूरा इंफॉर्मेशन है। आप यहाँ इसका हेक्स कोड देख सकते हैं, RGB वैल्यू देख सकते हैं, CMY के वैल्यू देख सकते हैं, HSL, HSV, वेब सेव इत्यादि। अगर कोई कलर ज़्यादा पॉपुलर है और उसके बारे में canva.com पे कोई ब्लॉग अवेलेबल है तो उसका लिंक यहाँ नीचे मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके उस कलर के बारे में और विस्तृत जानकारी पढ़ सकते हैं। तो अब हम जानेंगे इस वेबसाइट को इस्तेमाल करके कैसे कलर पैलेट जनरेट करें और अपने ग्राफिक में इस्तेमाल करें। तो मैं ले चलता हूँ आपको कोरल ड्रॉ पे। हम एक न्यू पेज लेंगे, A4 साइज का पेज सिलेक्ट करेंगे। वैल्यू होगा कलर का CMY के, क्योंकि प्रिंट के लिए हम CMY के कलर इस्तेमाल करते हैं। ओके कीजिए। रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक करके इस पेज पर एक बॉक्स बना लीजिए। इसके बाद हम पॉलीगॉन टूल लेंगे और एक पॉलीगॉन बनाएंगे। इसको हेक्सागॉन में हम कन्वर्ट करेंगे। इसका साइज ले लेते हैं लगभग 50 से 55 mm प्रोपोर्शनेटली। इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं। अब इस पर डबल क्लिक करके यह पॉइंट इस हेक्सागॉन के बीच में सेट कर देते हैं सेंटर में। इसके बाद हम Alt F8 प्रेस करेंगे। यह रोटेशन टूल का शॉर्टकट है। हम यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल सेट करेंगे, 5 कॉपी बनाएंगे और अप्लाई करेंगे। इस तरीके से 7 हेक्सागॉन बन चुका है। इसको हम यहाँ पे बीच में ले लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं।
इसके बाद इंपोर्ट करेंगे इमेज जो हमने डाउनलोड कर रखा है। इस इमेज को हेक्सागन के अंदर पावर क्लिप कर देंगे। ऑब्जेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड। आउटलाइन का साइज हम बढ़ा लेंगे 2 mm। अब चलते हैं वेबसाइट पे और कलर पैलेट जनरेट करते हैं। कलर पैलेट जनरेटर ओपन कीजिए, अपलोड कीजिए इमेज जो हमने इसमें यूज किया है और हम एक थीम कलर सेलेक्ट करते हैं। मैं सेलेक्ट करूंगा फाउंटेन ब्लू, कॉपी करूंगा। फिर आते हैं कलर व्हील पर और यह कॉपी किया हुआ हेक्स कोड यहाँ पर पेस्ट करेंगे और कलर कॉम्बिनेशन चूज करेंगे। मैं यहाँ चूज करूंगा ट्रायडिक, आप अपने जरूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें 3 कलर मुझे मिल जाते हैं। इन 3 कलर को इस्तेमाल करके मैं यह ब्रोशर बनाने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले कॉपी करता हूँ ग्रीन को और आउटलाइन में फिल कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास हेक्स कोड है जिसको कॉपी करने के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें हम RGB सेलेक्ट करेंगे और हेक्स कोड कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। अब वापस से इसमें किसी भी बॉक्स में क्लिक करेंगे और ये कलर सेलेक्ट हो जाएगा। फिर CMY के कलर पर क्लिक करके हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ओके करेंगे। अब हम हेडिंग टाइप करेंगे ट्रॉपिकल पाम। इसे हम कैपिटल कर लेते हैं। फॉन्ट में ले लेता हूँ एरेना कंडेंस्ड और इसे बड़ा कर लेता हूँ। अलाइन कर देंगे। इसमें भी कलर ग्रीन रखते हैं। फिर मैं एक और बॉक्स यहाँ पर बनाऊंगा और इसे कन्वर्ट टू कर्व करके इसका शेप चेंज कर लूंगा। इसमें मैं अपना थीम कलर डाल दूंगा। जैसे ही हेक्स कोड यहाँ पर कॉपी करते हैं यह कलर RGB में कन्वर्ट हो जाता है। तो RGB को CMY के करेंगे। अगर कलर की वैल्यू थोड़ा प्लस माइनस करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसे डार्क कर लूंगा, आउटलाइन निकाल देंगे और इसे पावर क्लिप कर लेंगे पेज के अंदर। मैं यह हेक्सागन अनग्रुप कर लूंगा। इसका इमेज में चेंज कर दूंगा। मैं एक दूसरा इमेज ले लेता हूं जो पहले से डाउनलोड किया हुआ है। इसे इसके अंदर पावर क्लिप कर दूंगा। पावर क्लिप एडिट करके इमेज को एडजस्ट करेंगे। अब ओके है। अब इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसको ऊपर कर लेते हैं, पेज अप, नीचे से अलाइनमेंट कर लेंगे। अब इसका बॉर्डर कलर हम चेंज कर देंगे। हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तीसरा कलर। और आउटलाइन का थोड़ा सा विड्थ बढ़ा लेंगे। इसमें डेप्थ क्रिएट करने के लिए शैडो अप्लाई करेंगे। ब्लैक कलर लेंगे, मल्टीप्लाई, आउटसाइड फिल, ये वैल्यू ले लेंगे 10। तो इस तरह से इसमें डेप्थ क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ पर सबटाइटल लिख सकते हैं और यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं इस ब्रोशर के बारे में और नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकते हैं। तो समय बचाने के लिए मैंने पहले से इसे टाइप करके रखा हुआ है, उसको इस्तेमाल कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसमें मैं थोड़ा सा ग्रेडियंट कलर अप्लाई करूँगा। बैकग्राउंड के अंदर फाउंटेन कलर पर जाएंगे, एंगल चेंज करेंगे 90 डिग्री। वाइट को हम वाइट रहने देंगे। दूसरे कलर में हम थीम कलर को सिलेक्ट करेंगे और इसे लाइट कर लेंगे। ऊपर वाइटनेस बढ़ाने के लिए हम एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे कलर के लिए और ड्रैग करेंगे। इस तरह हमारा ब्रोशर क्रिएट हो चुका है। हम ये आउटलाइन निकाल देंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ग्राफिक फंडामेंटल्स का यह सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम कोरल ड्रॉ सिखाने वाले हैं। यह सीरीज उन लोगों के लिए है जो कोरल ड्रॉ के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन जिन्होंने कोरल ड्रॉ का कोर्स किया हुआ है और डिजाइन बनाने में परेशानी आ रही है, तो उनके लिए भी यह सीरीज काम का होने वाला है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी क्रिएटिव।